टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं और हमारे साथ हैं शेफ नौरीन। और सुबह सुबह ही हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त, एक बहुत ही ज़बरदस्त हकीम साहब हैं हमारे साथ हैं, हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। नौरीन, यार इतने सारे मटके, हाँ कोई चिड़िया लेकर आई है क्या जो इसमें आपने कैद की? मैं खुद एक चिड़िया हूँ। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सा खाना बनाएंगे ना। अच्छा। आपको पता है मुझे आई कैचिंग फूड पसंद है, तो जरा प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी हो। शाह साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। अच्छा क्या कैसे हकीम साहब, खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र, सब ठीक खैरियत। ठाक आप है सुनाइए। हकीम साहब। एक तो माशाल्लाह आपकी कितनी मेजर फैन फॉलोइंग है। हम कभी भी आप जब भी शो पर आते हैं, क्लिप्स हम आपके डाल रहे होते हैं, इतने सारे लोगों का रिस्पांस माशाल्लाह आना शुरू होता है। हकीम साहब वैसे एक ज़ाती सा सवाल है जो कि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि आप जो साइंस ये सारी बता रहे होते हैं आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं? खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मेरी फैमिली भी इस्तेमाल करती तो है। हकीम साहब तो डॉक्टर के जाना ही नहीं पड़ता होगा? नहीं, जाना फिर भी पड़ जाता है। पड़ जाता है? पड़ जाता है, जैसे बुखार, फीवर, ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी जाना पड़ जाता है। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ है जो कि हम बार बार सुनते हैं, त्रिफला। बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर कभी आप जाएं कोई भी इस तरह की दुकानों में, वहाँ पे बॉटल्स में भी अब त्रिफला आने लगी है। और अगर मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो जगह जगह पे त्रिफला, अश्वगंधा, इनके अब कैप्सूल्स मिलना शुरू हो जाते हैं हर जगह पे। अब मुझे पता है त्रिफला है क्या बेसिकली और उसकी क्या अफादी होती है? त्रिफला जो है 3 चीज़ों का मजमुआ है और इसमें हड़, भेड़ा और आंवला 3 चीज़ें होती हैं। ये मैं साबुत भी लेकर आया हुआ हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ये हड़ है, ये वाली भेड़ा है, ये आंवला है। ये 3 चीज़ें इनकी बराबर मिकदार लेते होते हैं, जैसे 50-50 ग्राम मिला लें और इसे पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, तो ये त्रिफला बन जाता है। इसका बेसिकली तौर पे जो काम है वो मैदे के लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए है, इसके अलावा तमाम जिस्म की ताकत के लिए है, आँखों के लिए है और बाज़ लोगों को हीट महसूस होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, ये उनके लिए भी है। त्रिफला के जो दीगर बेनिफिट्स ये हैं कि बाज़ लोगों की आंखें पीली पीली नज़र आती हैं, तो त्रिफला साबुत आप पानी में रात को भिगो दें, जैसे 1 दाना हड़ का, 1 दाना बेड़ा और थोड़ा सा आंवला, इनको 1 गिलास पानी में डाल दें और इसे सुबह के टाइम अपनी आंखों में इसके छींटे लगाएं, तो इससे आंखें साफ़ होती हैं। दूसरा, हड़, बेड़ा और आंवला, इन 3 चीज़ों का मुरब्बा भी मिलता है जो कि आपके मैदे के लिए, आँखों के लिए और बॉडी के दर्द के लिए, जैसे पिंडलियों में दर्द महसूस होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, उनके लिए भी बेहतर है और मेमोरी के लिए भी बेहतर है ये। तीसरी चीज़ ये है कि ये जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है। तेज़ाबियत होती है, जैसे मैदे में जलन रहती है या पसलियों से नीचे तक पेन सा महसूस होता है और जलन सा महसूस होता है। उसकी वजह क्या होती है? तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी, ये उसको भी ख़त्म करती है। तो ये बेनिफिट्स हैं। जिस तरह खाना खाते हैं आप, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, तो त्रिफला जो है उससे बारीक पाउडर बनाकर 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम खाने के बाद पानी के साथ लें, यानी मे बी ½ टीस्पून खाना खाने के बाद लें। ये फौरी तौर पे ये जो फैला हुआ पेट होता है, ये फूला हुआ होता है, अफारा हो रहा होता है, इसे कम कर देती है। और दूसरा, अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, तो 1 चाय वाली चम्मच मुँह में डाल के वो थोड़ा सा सादा पानी पी लें, ठंडा पानी ना हो, तो फौरी तौर पे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो इससे पाइल्स के जो असरात होते हैं, बवासीर होने के असरात होते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। हकीम साहब, कौन से लोग हैं जिनको त्रिफला नहीं खाना चाहिए? लेकिन त्रिफला तो तमाम लोग खा सकते हैं, लेकिन कमज़ोर मैदे वाले इस्तेमाल ना करें। जैसे अक्सर लोगों को IBS होता है। IBS मीन्स पेट नफ्सियात की एक किस्म होती है, कोई बात सुन लेते हैं, सिंड्रोम होता है। जी हाँ, तो इस जी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। ये नफ्सियात की एक किस्म होती है। इसमें ये है कि कोई भी बात जहन में आ जाए उसके 10 मायने निकालते हैं, घबराहट महसूस होती है, डर खौफ महसूस होता है, कोई बात सुन लेते हैं या कोई टेंशन देख लेते हैं तो एकदम पेट ख़राब हो जाता है।
तो ये सेंसिटिव मैदे वाले जितने लोग हैं वो त्रिफला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लूज़ मोशन करती है। अच्छा, लूज मोशन करती है। जी हाँ। अच्छा, लेकिन वो जो लोग हैं जो कि वजन कम करना चाह रहे होते हैं, क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल वो खा सकते हैं, जिनके बाल गिर रहे हों वो खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कॉन्स्टिपेशन या पेट के अमराज की वजह से बाल गिर रहे हों तो वो भी ये खा सकते हैं। बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों ये वो भी खा सकते हैं। सिर्फ त्रिफला में से आंवला पाउडर आप बना लें और काली हर्ड़ इसमें डाल लें और इसकी एक चुटकी रात सोते वक्त पानी के साथ रोज़ाना लें 4-5 महीने तक, तो ये जो 35 साल से कम उम्र जो होते हैं जिनके बाल वाइट हो रहे होते हैं, ये उनको ब्लैक करने में मदद देती है। और किस तरह वो बनाएं हम? देखें, 50 ग्राम आप काली हर्ड़ ले लें और 50 ग्राम आंवला ले लें, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चुटकी रात को सोने से पहले पानी के साथ ले लें। एक चुटकी ये जो 50-50 ग्राम लेंगे, मैं अभी 15-20 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन ये आपकी कम से कम महीना 1.5 महीना चल जाएगी। बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, हकीम साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, जो त्रिफला है क्या वो हेपेटाइटिस के मरीज़ भी खा सकते हैं? हेपेटाइटिस के पेशेंट भी त्रिफला खा सकते हैं और आमतौर पे ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इससे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इससे तमाम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नमकीन हो जो बीपी को हाई करे, या ऐसी चीज़ कोई नहीं है जो कि मीठी हो जो शुगर को हाई करे। दूसरा, स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि ये अमराज जिगर में भी काम आता है। ओके। क्योंकि ये वर्म जिगर को ख़त्म करती है, जिगर की स्वेलिंग को ख़त्म करने में। फैटी लिवर होता है उससे जो फैटी लिवर है और उसकी गिर चर्बी आ जाती है, उसका नुस्खा मैं अभी थोड़ी देर में बना के दिखाऊंगा। अच्छा, अभी आप कौन सा नुस्खा बता रहे हैं? देखें, अभी जो दूसरी चीज़ है, जैसे अभी हमने त्रिफला की तारीफ़ की, तो अब जो दूसरी चीज़ है वो है हेपेटाइटिस, जिसमें फैटी लिवर भी आता है, उसमें वर्म जिगर यानी जिगर सूज जाता है, जिगर की चर्बी आ जाती है। याद रखिएगा, जिगर जब भी ख़राब होगा आपका तो खून बनने की सलाहियत कम हो जाएगी, बलगम बनने की सलाहियत बढ़ती जाती है, और इसमें यह है कि मुंह का जायका जो है ये कड़वा कड़वा रहने लग जाता है और तबीयत में सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, भूख भी जो है वो कम लगने लगती है, और बाज़ लोगों को यहाँ जिगर की तरफ पे पेन भी महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है, और जिस्म फूल रहा होता है। सुबह के टाइम उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, तो ये जिगर के अलामात होती हैं। दूसरा, हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये हमें खाने पीने की चीज़ों से लगती है, जैसे हम बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें, गैर हाइजीनिक चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो ये इनसे लगती है। दूसरा, जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो आपके ब्लड से लगता है। ये इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आपका टावल है, आपकी बाकी ब्रश हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपने दूसरों को इस्तेमाल नहीं करने देनी, अपनी अलग से लगनी है। और जो जब आप अगर घर पे शेव नहीं बनाते हैं, आप बाहर बनाते हैं, तो भी फिर ये है कि फिर डिस्पोजेबल आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हेयर ड्रेसर से कहेंगे, क्योंकि उसमें ये है कि अगर आपका उस तरह वो भी डिस्पोजेबल लीजिएगा। बाज़ लोगों को मैंने देखा है जब शेव करते हैं तो उसके बाद थ्रेडिंग मशीन लगाते हैं, फेरते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें कोई ब्लड तब्दील, जो उसका ब्लेड होता है वो तब्दील नहीं होता, वो हर एक के पे एक ही वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हेपेटाइटिस एक से दूसरे पे मुंतकिल होता है। ठीक है हकीम साहब, उसको क्या डेटॉल से साफ़ करके इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, डेटॉल से नहीं, अगर आपकी देखिए वो मशीन एक ही मशीन है उनके पास, उसका ब्लेड चेंज नहीं हो रहा, तो वो सबके ऊपर लग रहा है, भले आप डेटॉल से साफ़ कर लें, एहतियात अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि वो थ्रेडिंग मशीन इस्तेमाल उनकी ना किया करें, अपनी मशीन ले जाएं। मेरे ख्याल से अपनी वैसे ही एक किट बना लेनी चाहिए, एक किट बना लेनी चाहिए जिसके अंदर अपनी ये सारी क्योंकि चीज़ें हेपेटाइटिस जो है हर तीसरे चौथे शख्स को हो रहा है आजकल, तो ये फैलता जा रहा है, तो इसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हुक्मा भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेंगे, इस पर जल्दी काबू हो जाएगा, क्योंकि इसका इलाज है। ज़बरदस्त। हकीम साहब, अभी कौन सी रेमेडी बता रहे हैं आप? देखें, आज जो हम बना के दिखा रहे हैं, इसमें जैसे बाज़ लोगों को हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, कोई भी एग्जाम की हेपेटाइटिस हो, आप अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा, और इसके अलावा जैसे जॉइंटिस हो जाती है, यरकान हो जाता है, ये नुस्खा उसके लिए भी बेहतर है ये, और हेपेटाइटिस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। इसमें आपने लेना है ये मक्को दाना, ये आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में डालेंगे, और ये है ब्रिंजा सिर्फ,
ब्रिंजासिफ बूटी 1 चाय वाली चम्मच, तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच, ये है ज़रिश्क शीरी, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ऐसे आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है, रात भर पड़ा रहे। इसे सुबह के टाइम पे आप छान के सुबह नाश्ते से कम 20 मिनट पहले आप पी लेंगे। तो एक टाइम रोज़ाना करना है, कम से कम 3 साढ़े 3 महीना करना है ये। और अगर कोई डॉक्टर्स की मेडिकेशन है वो जारी रखना है। 3 महीने के बाद आप अपना PCR करवाइए, अपना टेस्ट करवाइए, अपना LFT करवाइए, इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या बहुत बड़ा हुआ होता है, उनसे कहते हैं कि जिनका बड़ा हुआ होता है उनसे कहते हैं कि खून का हथियार खून डोनेट कर रहे हैं, देना चाहिए। कि बढ़ता और कम किस वजह से? देखिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, एक रीज़न नहीं होता। बाज़ों का जिगर की वजह से होता है, बाज़ों का दिल के अमराज की वजह से, बाज़ों का बेतहाशा मेडिकेशन खाने की वजह से भी होता है। तो उसमें ये है कि बाज़ लोगों का हीमोग्लोबिन जो है वो अक्सर 8 पे आ जाता है। अगर वो अपने लिए किसी भी किस्म की मेडिकेशन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10-11 पे चला जाता है, वापस कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए अपने मौलिद से अपने राब्ते में रहें। अच्छा, हमारे साथ शहरबानो की कॉल है मियाँवाली से। अस्सलाम वालेकुम जी शहरबानो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हकीम साहब मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी, असल में मेरे पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। थोड़ा सा चलती हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। अगर बैठी भी हूँ ना चारपाई पे, तो जब चारपाई से उतरूंगी तो चलने में बहुत तकलीफ होगी। थोड़ी देर चलूंगी फिर पाँव कुछ बेहतर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दर्द मेरी रहता बहन है। ये बताइए, पूरी पाँव में टांग में दर्द होता है या पिंडलियों में होता है या घुटनों में होता है? नहीं, ये एड़ी में होता है। कहीं पे भी होता है? एड़ी में। क्या कह रही हैं? कहाँ पर होता है आपके पैर में? पंजों में होता है? पाँव की एड़ी में दर्द होता है। एड़ी में होता है। ठीक है। अच्छा मेरी बहन ये बताइए, आपकी नींद कैसी है? नींद आती है बस, सो लेकिन लगती है आँख फिर खुल जाती है। बेहतर। मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। असर भाई, बाज़ लोगों को एड़ियों में जो दर्द होता है, वो नींद पूरी ना होने की वजह से भी होता है। इसकी वजह से हिप्स बोन में भी दर्द होता है। दूसरा, यूरिक एसिड को भी मद्देनज़र रखेंगे आप, इनकी वजह से भी दर्द होता है। तो प्लीज़ अपनी नींद पूरी करें और अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम कीजिए। और एक बीज मिलेंगे आपको तुख्मे करफ्स के नाम से, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। ये अजवैन की तरह दाने होते हैं। इसे साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। इसके ये बेनिफिट्स हैं कि अगर आपकी एड़ियों में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। आम तौर पे जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से अगर दर्द हो रहे हो तो ये उनको भी ठीक करेगी। अच्छा, लेकिन प्लीज़ अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। हकीम साहब, ये तो बहुत सारे लोगों का इशू है नींद का आजकल। हाँ, नींद पूरी नहीं होगी तो कभी कभी ज़मीन हिलती हुई भी महसूस होती है। एग्जैक्टली। और हिप्स बोन में भी पेन होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तबीयत में बेजारी होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे एकदम से लिफ्ट में नहीं होते आप, जी, तो जी। लिफ्ट वाला सेंसेशन, हाँ। अगर नींद पूरी ना हो तो लग रहा होता है जैसे कोई जैसे लिफ्ट के अंदर तो इंसान जो पेशेंट होता है वो समझता है कि शायद मुझे कुछ हो रहा है, हाँ। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसकी नींद पूरी नहीं है। बाज़ लोग कोशिश करते हैं, करवट बदल रहे होते हैं, नींद आ जाए, नींद आती नहीं है, और आती है तो सुबह के टाइम आती है। फिर उसके बाद जब उठते हैं ना नींद से, एक तो लेट उठते हैं, फिर उठा नहीं जाता, दिल चाहता थोड़ी देर और सो जाऊँ। तो अपनी नींद की टाइम्स जो हैं उसको आप सेट कर लें कि आपने इस टाइम पे सोया करें। अगर आप सुबह में सोएंगे तो आप हमेशा फिर सुबह में ही सोएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक आदत बन जाती है। मेरे ख्याल से सुबह की, पता नहीं, सुबह की नींद मुझे ज़ाती तौर पे लगा कि मतलब थका देती है आपको। थका देती है वो। लगता है हमेशा थक से। नींद होती है 11 बजे के टाइम, अगर आप सो जाएं और सुबह आराम से 8-9 बजे उठें तो आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश उठेंगे। महसूस करेंगे। सीमा का कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे सीमा, हैं असगर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल हकीम साहब से 2-3 सवालात हैं। जी जी। और वो ये है कि एक तो मुझे मोटापे का बताएं, क्योंकि मेरा मोटापा जो है वो स्टक हुआ है 70 kg पे, और मेरी हाइट है 5 फुट, और मैं चाहती हूँ कि 60 पे आए, लेकिन किसी सूरत नहीं हो रहा, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं। मुझे अर्थराइटिस भी है, मुझे थायराइड भी है, मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी है, और मेरे दांतों का प्रॉब्लम भी है। मतलब मुझे दांतों में जो है इन्फेक्शन रहता है, और मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ। बहुत मतलब मेरा सिलसिला, जिसकी वजह से मुझे चक्कर भी बहुत आते हैं। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताए। मुझे एसिडिटी भी है, जब मैं कोई हिकमत की कोई भी चीज़ खाती हूँ
तो वो मेरी एसिडिटी इतनी इंक्रीज कर जाती है कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि ये सारी चीज़ें जो मेरी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, और क्या कहते हैं ख़ास तौर पे जो मेरा मोटापा और एसिडिटी है। अच्छा सीमा आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। सीमा, आप कोई वर्जिश करती हैं, किसी किस्म का जिम जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं? मैं जिम तो नहीं जाती, आज से कुछ साल पहले तक मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन अब मैं वो घर में प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अच्छा, घर में करती रहती हैं? जी, मेरा 76 kg था, जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो 70 पे आया, तो वो थक हार के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं क्योंकि थायराइड की वजह से जो है ना मेरा हाइपो है, तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो है वो वेट बहुत मुश्किल से लूज होता है। अच्छा, मेरा वेट तकरीबन शादी के बाद 48 kg था, जो कि तकरीबन 20 साल तक रहा, और 20 सालों से जो है अब तकरीबन 11-12 साल से जो है वो मेरा वेट जो है वो 76 पे चला गया था। और सीमा, इस वक्त आपकी क्या एज है? इस वक्त आपकी क्या एज है? मेरी एज 53। 53? जी, 53, ऑलराइट, बेहतरीन। जी हकीम साहब। जी इनके साथ जो है ना मल्टीपल इश्यूज हैं, एक इशू नहीं है। इनको आर्थराइटिस भी है, इनको डायबिटीज़ भी है, इनको थायराइड भी है, और साथ में इनको वेट भी। सॉरी टू कट यू सीमा, बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। चूँकि आपके बहुत सारे सवालात हैं, एक तफसीली जवाब आपको देंगे हकीम साहब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग से। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सीमा ने कराची से कॉल किया था और अपना प्रॉब्लम डिस्कस किया था। जी हकीम साहब। देखिए, इनका मल्टीपल इश्यूज़ थे, इनको 3-4 किस्म की प्रॉब्लम्स एक साथ हो रही थी। तो प्लीज़ सीमा, अपनी दवाएं जो हैं, जो डॉक्टर की हैं, उसे एक दिन के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। और इसके साथ 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसे पीस के पाउडर बनाना है आपने लेना है सफ़ेद मूसली, सिंघाड़ा, अजगन नागौरी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। साथ में 1 कप अरके मक्को पिएँ, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। इनसे आपका ये है कि एक तो इन दोनों चीज़ों से आपका वेट भी कम होगा, साथ में ये जो जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ये भी दूर होना शुरू होगा, और वज़न भी कम होना शुरू होगा। जब वज़न कम होगा, आपकी और इश्यूज़ भी खुद ब खुद कम होती जाएंगी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि अब आप खुद अपनी इतनी मेडिकेशंस खा रही होंगी, 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हो जाएंगी आपके पास, तो अल्लाह ताला आपको दवाइयों से दूर करे। हकीम साहब, उन्होंने कहा था उनका वज़न 74 या 76 बताया, तो उन्होंने 6 kg कम किया है। हकीम साहब, ये स्टक क्यों हो जाता है वज़न? ये इसमें हो जाता है, देखो उनको हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड के अंदर जो है वो वज़न बढ़ रहा होता है, हाइपर के अंदर जो है वज़न कम हो रहा होता है। तो इसमें यह है कि ये साथ चल रही होती हैं। तो कोशिश कीजिए, जिस तरह भी आपने कहा कि एक्सरसाइज आप वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदमों, यानी 1 मिनट 62 स्टेप इन 1 मिनट आपने ये करना है, और आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करना है। क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 7-8 घंटे की नींद करें, बाकी बचेंगे आपके पास 16 घंटे। 16 घंटे में आप अपने लिए 1 घंटा निकालें, बाकी 15 घंटे दुनियादारी के लिए। तो इंशाल्लाह आप एक्टिव रहेंगी, आप बेहतर रहेंगी। बेहतरीन। हमारे साथ नौशीन की कॉल है पंजाब से। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नौशी बात कर रही हूं, बड़ा वाला से। जी नौशीन, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर भाई, जी जी, मेरा मसला ये है कि मुझे ना खून की कमी रहती है, जिगर मेरा बहुत खराब है। हेलो, जिगर बहुत ज़्यादा ख़राब है? हाँ जी, खून खून की की बहुत कमी? ज्यादा कमी रहती है, मैं बहुत ज्यादा दवाई खाती हूँ। अच्छा बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल है। अच्छा, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो? ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, टांगों में बहुत दर्द है, एक नींद भी नहीं आती, नींद की गोली लेती हूँ, एक दिन में 8-10 गोलियां खा लेती हूँ मैं। अच्छा, इतनी तकलीफ रहती है मुझे। बेहतर। मेरी बहन स्क्रीन के सामने आ जाइए। गोली खाती हूँ, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द है, चला नहीं जाता मुझे। ये सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। चिड़चिड़ापन भी बहुत है।
बेहतर आपकी बात मैं समझ गया हूँ जी जी। असफर भाई, इनको खून की कमी है। देखो, खून की कमी को पूरा करने के लिए आपने एक चुकंदर लेना है, उसको कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें, कम से कम 45 दिन तक। एक ये इस्तेमाल करना है, और दूसरा ये है कि इनको जो है वो जिगर में इनकी ख़राबी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जब जिगर ख़राब होता है तो खून बनना कम हो जाता है, बलगम बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए लीवर को आपने लेना है ये कासनी के बीज, जो मैंने अभी बना कर दिखाया। कासनी के बीज, जर्शिक शीरी, ब्रिंजासिफ, मकोदाना, ये चारों चीज़ें 1-1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। इससे आपका लीवर फंक्शन बेहतर होगा, और जो मैंने चुकंदर और दही का मशवरा दिया, इससे आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। ये कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या कोशिश करें बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, घर की चीज़ें ज़्यादा खाया करें। अच्छा, लेकिन अब हकीम साहब, ये जो ख़वातीन और हज़रात जो फ़ोन करके कहते हैं खून की कमी हमें हो रही है, क्या ये हमारी कोई बचपन की प्रॉब्लम होती है? बचपन में ग़िज़ाइयत बच्चों को सही नहीं मिलती, जिसकी वजह से बड़े होकर ये प्रॉब्लम हो जाता है? ऐसा बहुत कम होता है। ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी को खून भी देते हैं तो ये कुछ दिनों में वापस पूरा हो जाता है, तो खून बन रहा होता है। बाज़ों का लीवर की प्रॉब्लम जब डिसफंक्शंस हो जाती हैं, उसकी वजह से खून की कमी होना शुरू होती है। ये तो आप अपना जब प्रॉपर चेकअप करवाएंगे तो आपकी चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ टेस्ट वगैरह होंगे तो ये एहतियात करें आप लोग। और दूसरा ये है कि जब मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ, अक्सर मैं आपके शो में आके कहता हूँ कि वॉक किया करें, चला फिरा करें, आप उतने बेहतर होते जाएंगे। बाज़ लोग वॉक करते हैं रात के टाइम पे 8, 9, 10 बजे, उस टाइम पे आपको इतना उसके बेनिफिट्स नहीं होंगे। आप सूरज की रोशनी में वॉक किया करें, जैसे सुबह के टाइम करते हैं तो सूरज निकला हुआ, हल्की यानी गर्मी ना हो इतनी, या शाम को 6 बजे के टाइम पे किया करें, ताकि जब आप पार्क में जाते हैं तो आपको ढेर सारी ऑक्सीजन भी मिले। आप रात को करते तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होता है, क्योंकि पौधे सब वही अखराज कर रहे होते हैं। Exactly. तो ये एक एहतियात कीजिए और अपने आप को खुश रखें। जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हकीम साहब, क्या करें, लोग खुश नहीं रहने देते। रहने नहीं देते। ये भी बड़ा मसला है ना। एक ये भी है। कहाँ लोग खुश रहने देते, बताएं नौरीन। हाँ नहीं, लोग रहने दें, हम तो खुश है ना। हाँ लेट इट गो। नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप कभी जा रहे, आपका बड़ा अच्छा मूड होता है या आप एक अच्छा महसूस कर रहे होते, कभी जोक्स भी सुना रहे होते, तो सामने कभी कभी लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करते आपके हाँ, जोक्स थोड़ा सा अजीब से हो जाते हैं। है ना, कि बस छोड़ो यार, तुम क्या हर वक्त इतने फनी बनने की। ऐसे लोगों का क्या इलाज है हकीम साहब, बताएं। देखिए, अब ऐसे लोगों का इलाज तो नहीं है। आप देखें, अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी और ने आके नहीं रखना है। बिल्कुल सही। आप ऐसे अपना लोगों का ख्याल कोई रखिए। इलाज नहीं, लाइलाज लोग। लाइलाज लोग हैं, आई स्वेयर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, अगर नींद पूरी हुई भी हो और अच्छी नींद भरी भी हो, तो मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर रहता है। आपको स्ट्रेस कम हो रहा होता है, पूरा दिन बड़ा अच्छा ईजी गुजर रहा होता है। देखिए, आपकी तबीयत में अगर बेहतरी होगी, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एलर्जी से। एलर्जियाँ बहुत रहती हैं इनको, छींकें, बलगम, सुबह उठते हैं तो 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। ये लेज़ी करता है इंसान को। जितने लोगों का भी गला ख़राब रहता है, बुखार सा फील होता है, तो उनके साथ ये सीन होता है कि एक तो उनकी सुस्ती काहिली होती है, दूसरा ये है कि कहीं जाने को दिल नहीं करता, दिल चाहता हम लेटे रहें बैठ के। अगर ऐसी कैफियत हो रही हो तो एक पत्ते मिलेंगे आपको, बनफशा के पत्ते, उसका कहवा बना के एक टाइम रोज़ाना पिया करो। ये आपकी हर किस्म की एलर्जी को दूर करती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या छींकों की एलर्जी हो, दोनों दूर हो जाती हैं इससे। अच्छा, हमारे साथ हुमैरा की कॉल है खानेवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? सर, वो ना मैंने हकीम साहब से पूछना है, मेरा वजन बहुत ज्यादा है जो कि किसी सूरत में कम नहीं हो रहा। मैंने डाइटिंग भी की है, मेडिसिन भी खाई है। बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल। 32 साल है। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह वेट कम होगा और आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। ये अक्सर लोगों के साथ जो है वो पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी बढ़ रही होती है, कोशिश से भी वज़न कम नहीं हो रहा होता। सिर्फ 3 चीज़ें ले लीजिएगा, बरगे सुद्दाब, कलौंजी, ज़ीरा सफ़ेद। बरगे सुद्दाब, कलौंजी, ज़ीरा सफ़ेद 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ महीना 2 महीना यूज़ करें। आप देखें शुरू के 15 दिनों में कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साइड। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपकी मुलाकात हमने कराई हकीम शाह नज़ीर साहब से, जो कि यही कह रहे थे कि अगर आपने हेल्दी रहना है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आपको लेके चल रहे हैं एक बार फिर फिटनेस की दुनिया में जिया अली के साथ। ओवर टू यू। एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। टीवी वन ने एक बहुत अच्छा आगाज़ किया है कि अपने मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट जो है 10 मिनट का सिर्फ आपको हेल्थ रूटीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि शुरू में जो बिगनर योगीज़ हैं, योगा करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, नींद बेहतर करना चाहते हैं, खाना हज़म करना चाहते हैं, वो स्टार्ट करें किसी भी ऐसे पॉस्चर से जो उनकी आम जिंदगी की रूटीन से हट के हैं। चाहे वो बैठने का अंदाज़ हो, चाहे वो लेटने का अंदाज़ हो, चाहे वो कोई भी बॉडी पॉस्चर जो रूटीन की ज़िंदगी उनसे चल रही है, रूटीन की ज़िंदगी जो उनकी चल रही है उससे हट के बॉडी पॉस्चर्स जो अपने आप को डिफरेंट मूव करना है। अभी तक सिर्फ हमें यही सीखना है कि यही योगा है, क्योंकि जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आप अपनी जो सोचें होती हैं, जो अपनी रूटीन की ज़िंदगी होती है उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं, थोड़ी सी कोई नई चीज़ सीखते हैं, थोड़ा सा बॉडी को नया डिफरेंट एंगल देते हैं। सो वही सेहतमंद होने की या सेहत की तरफ पहला कदम होता है कि आप अपनी रूटीन की ज़िंदगी से कुछ डिफरेंट करें। सो यही एक कोशिश है हमारी टीम की कि हम आपको इस शो के ज़रिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बता सकें जो कि आपके पूरा दिन काम आए, आपकी नमाज बेहतर हो, आपकी जो है वो खाना हज़म हो, आपकी नींद बेहतर हो। जो एक्सरसाइजेज़ मैं आपको सुबह करने के लिए बता रही हूँ, बेसिक एक्सरसाइजेज़, बेसिक वार्म अप, ये आप रात को भी कर सकते हैं मगरिब के बाद। जब भी आप देखें कि आपके पेट में थोड़ी खाली जगह है और आपका भूख लगने की प्लानिंग हो रही है या आपकी खाने की टाइमिंग्स हो रही है रात का, तो उससे 20-25 मिनट पहले आपने 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन करनी है। नाक पे फोकस करना है, अपनी जो दो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उन पे ब्रीथ आ रही है और जा रही है, सिर्फ उसको फोकस करना है, बॉडी रिलैक्स करनी है। और कोई भी बॉडी मूवमेंट जो उस वक्त आपको समझ आ रही है उस मेडिटेटेड स्टेट में, वो आपने कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी नींद बेहतर होगी, पूरे दिन की थकावट जो है वो, आपकी टायर्डनेस, थकन जो है वो पूरी दिन की जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी नींद बेहतर आएगी और आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द वेरी बेसिक टिप्स जो मैं आपको रेगुलरली पूरा वीक दूंगी, जिससे आपकी बॉडी बेहतर होगी, आपका माइंड बेहतर होगा और एज अ इंसान आप एक बेहतर अप्रोच लेके अपने काम पे जाएंगे, अपनी फैमिली को डील करेंगे। सो आज हम नेक से शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े सांस लेंगे पहले तो और छोड़ देंगे, फिर बड़े सांस लेंगे और छोड़ देंगे, फिर एक बड़ा सांस लेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। ओके, और अपनी नेक से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम नेक को थोड़ा सा आगे फेंक देंगे, बिल्कुल कमर को सीधा रखते हुए नेक का पूरा वज़न जो है आपने आगे की तरफ फेंक दिया, बहुत रिलैक्स छोड़ दिया नेक को, और फिर इसको राइट की तरफ फेंक दिया। अपने शोल्डर सीधे रखते हुए कॉन्शियसली आपने ध्यान रखना है कि आपका बॉडी ज़रा थोड़ी सी सीधी रहे, कहीं भी आपको बॉडी में पेन नहीं हो रही हो। और फिर लेफ़्ट साइड की तरफ अपने नेक को फेंक देंगे, ध्यान रखते हुए कि कोई भी बॉडी पोस्चर जो है वो आपका पेन में नहीं हो, रिलैक्स हो। और अब पीछे डबल चिन की लोग शिकायत करते हैं, लाइंस की शिकायत करते हैं, आपकी पूरी कॉलर बोन्स की, आपके शोल्डर्स तक की जो है वो स्ट्रेचिंग हो रही है। थोड़ा पीछे, जितना आसानी से गर्दन को पीछे ले जाए और कीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल नहीं छोड़ना। और इसी के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को रोटेट करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को रोटेट करेंगे। ये एक्सरसाइज अगर आप दिन में एक दफ़ा भी कर लें, सुबह या शाम कर लें, बॉडी को बिल्कुल ढीला रखते हुए, बॉडी को टाइट नहीं रखना, सांस अंदर और बाहर, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कीप इनहेल एंड एक्सहेल।
जो भी ख्यालात इस वक्त आ रहे हैं दिमाग में आने दें। आंखें बंद रखते हुए अपनी पूरी गर्दन को रोटेट करना है, ढीला छोड़ते हुए, अकड़ाना नहीं है। कोई भी बॉडी पार्ट को सख्त नहीं रखना। कोई भी बॉडी आपका पार्ट जो अगर सख्त हो रहा है, कॉन्शियसली उसको ढीला कर दें। ये वाला पोस्चर आप सोफे पे बैठे हुए अपनी ऑफिस में, बैंकर्स मैंने देखा है कि बहुत हर वक्त एक ही पोस्चर में रह रहे कि वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका अपने काम में दिल नहीं लगता। और स्पेशली एयर कंडीशनिंग में बैठने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने पोस्चर्स को, अपनी बॉडी को रोटेट करें ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी का बेहतर रहे। अब नेक्स्ट पोस्चर जो है टर्टल पोस्चर कहते हैं। अपनी गर्दन को अंदर की तरफ और शोल्डर्स को बाहर की तरफ। एंड कीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, relax, one more time, inhale and exhale. लास्ट टाइम, शोल्डर ऊपर, गर्दन अंदर। ये बहुत सारे लोगों को गर्दन के पोस्चर से उनके गर्दन उनकी जब स्टिफ होती है, सो वर्टिगो के इश्यूज आते हैं लोगों को। ये पोस्चर रेगुलर करने से आपके वर्टिगो इश्यूज बेहतर होंगे, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपकी जो नसें हैं, जो सारी नसें आपकी यहाँ के सारे मसल्स हैं ये अकड़े हुए हैं, ये नरम होंगे। एंड फील दिस, अब ये देखें सेंसेशन, यहाँ जो सेंसेशन और ब्लड सर्कुलेशन इस वक्त मूव की है वो बेसिकली ब्लॉक्ड एनर्जी है जो कि आपको दर्दों की शक्ल में, थकन की शक्ल में पूरा दिन पूरी रात तंग कर सकती है। बॉडी को अपनी रिलैक्स रखना, बॉडी को नरम रखना ही बेसिकली योगा की पहचान है। जब आपकी बॉडी नरम होना शुरू होती है, बच्चे की तरह रिलैक्स रहना शुरू होती है, सो आपका बिहेवियर जो है, पूरे दिन की आपकी सोच, आपकी हरकत वही होंगी जो आपकी बॉडी होगी। वो बड़े बूढ़े कहते थे ना, जो आप खाएंगे वही आप दिखेंगे। तो आप हल्का खाएंगे और बॉडी मूव करेंगे तो आप एक पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट की जो एनर्जी होती है उसके साथ अपने आप को भी डील करेंगे और दूसरों को भी डील करेंगे। सो जो भी इंसान मेडिटेशन कर रहा होता है या अपनी बॉडी को नरम रखता है वो नरम मिजाज रहता है। जब आपकी बॉडी नरम होती है तो आप नरम मिजाज रहते हैं, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता, आपको स्ट्रेस जल्दी नहीं आता। और अगर आप हेल्दी हैं तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके आसपास के सारे लोग हेल्दी होंगे, आपके पेरेंट्स जल्दी बीमार नहीं होंगे, आपके बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं वो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को दिन में 15-20 मिनट ज़रूर देना शुरू करें, बेशक 2 मिनट से शुरू करें। ये बेसिक एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको हेल्दी रखेंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। खाने पीने में कोशिश करें गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल गर्मी का वेदर है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें, बैठ के पानी पिएं, छोटे छोटे सिप लेके पानी पिएं ताकि पेट में गैस ना बने और आप कंफर्टेबल रहें। सो यही मैसेज है इस शो के ज़रिए आपको लोगों को कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें ताकि एक आप बेहतर मुस्तकबिल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर सकें। बहुत शुक्रिया। आयशा माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं आज आप। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास। आयशा बड़ी अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, जैसे कि आप लोग जानती हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और आयशा मैं ये चाहता हूँ कि अभी लेटली एक सर्वे के मुताबिक जो ट्रेंड है ब्रेस्ट फीडिंग का उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। इसकी क्या वजह आपको लगती है? इसकी वजह है मसरूफियत। मदर्स आर वर्किंग, ठीक है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो हैं लेके बेबी को बैठे रहें। और दूसरी बात ये कि मदर्स ये चाह रही होती हैं कि हम मतलब इस चीज़ में जब शरीक हैं तो हमारा पार्टनर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाए। तो वो अगर ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं बेबी को तो वो पार्टनर तो उनके साथ कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो वो उसको फिर ले आती हैं बॉटल फीड पे, ठीक है। और उनको फिर ये होता है कि जब हम बेबी को अगर बॉटल फीड करा रहे हैं, अगर एक दफ़ा हमने कराई है तो दूसरी दफ़ा फिर उनका पार्टनर भी कराए।
और थर्डली ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो हमारे अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो जो उसके हालात हैं, पहले ये होता था कि एक बंदा कमाता था और सारे बैठ के खाते थे। नाउ द कंडीशंस दे हैव चेंज्ड, ठीक है, ड्रास्टिकली। सो अब विमेन जो हैं दे आर वर्किंग, वो काम पे जा रही होती हैं, तो उनके लिए इतना मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, और इसीलिए फिर ये होता है कि वो बॉटल फीड पे अपने बच्चों को ले आती हैं और इसी तरीके से फिर उनके बच्चे इस पे चले जाते हैं। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न्स के मदर्स अब वर्किंग हैं और इस वजह से वो ले आती हैं। तीसरी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि अगर हम इसको कंपैरिजन के तरीके से लेके आएँ तो एक बच्चा जो मदर फीड पे है और एक बच्चा बॉटल फीड पे है, तो जो इनिशियल ग्रोथ होती है जो बच्चे मदर फीड के ऊपर होते हैं वो बहुत आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करते हैं, उनकी सेहत इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, लेकिन उनका अगर हम वैसे देखें तो इम्यून सिस्टम इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत उनमें स्ट्रेंथ और हर लिहाज से वो बहुत, उनका पेट नहीं ख़राब होता है, बहुत विल टॉक अबाउट इट। लेकिन जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं, चूँकि उसमें एनर्जी और शुगर कंटेंट और प्रोटीन इतना ज़्यादा होता है तो वो एकदम सेहत पकड़ते हैं, मोटे से हो जाते हैं, यू नो, गुपलू। तो जब दो औरतें बैठ के बात कर रही होती हैं और एक बच्चा जो होता है वो माँ के फीड पे होता है और एक बच्चा बॉटल फीड पे होता है, तो वो जब दोनों डिस्कस करती हैं तो जैसे हैं तुम्हारा बच्चा 4 महीने का इतना मोटा और मेरा बच्चा 6 महीने का इतना कमज़ोर, तो वो एकदम से अपने बच्चे को फिर बॉटल फीड पे ले आती है या टॉप फीड पे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है और वो तो अपने बच्चे को ऊपर का दूध पिला रही है और उसका बच्चा इतना मोटा और गुपलू है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट है। ये 2-3 चीज़ें हैं, अदरवाइज टॉप फीड कौन सा आसान है, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि टॉप फीड से क्या जो बच्चे थोड़े फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो पता है लोगों को पसंद भी आते हैं कि बच्चा थोड़ा हमारा मोटा हो तो वो सेहतमंद डेफिनेटली। क्या मोटा बच्चा वाकई सेहतमंद होता है? मोटा बच्चा सेहतमंद नहीं होता। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। वो दिखने में अच्छा लगता है, मोटा होता है, प्यारा भी लगता है, चीक्स हैं, क्यूट है, और वो उस वक्त बच्चे प्यारे लगते हैं पहने ओढ़े हुए भी। एक दुबला कमज़ोर सा बच्चा डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सिर्फ शुरू के चंद महीनों का पेशेंस है, यू नो, इट्स जस्ट फॉर द स्टार्ट कि आप शुरू के 6 महीने आपने बच्चे को बिल्कुल ब्रेस्ट फीड पे रखा है। द मोमेंट आपको थोड़े से सब्र का काम लेना है, द मोमेंट उसका वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड की बात हो रही है। द मोमेंट उसकी वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, आप उसको खाने पीने की ठोस ग़िज़ा के ऊपर उस बच्चे को ले आते हैं, ऐसे वो अपनी जान पकड़ता है, ऐसे वो अपनी सेहत पकड़ता है, तो फिर वो दोनों बच्चे बराबर में आ जाते हैं। ये सिर्फ शुरू के चंद महीने में आपको, तो आप शुरू के चंद महीने में थोड़ा सा सब्र से काम लें। दूसरी बात है कि वो आपका बच्चा है, वो कोई डेकोरेशन या शो पीस नहीं है जिसको आपने मार्केट में ला के लोगों से कोई वोट लेने हैं, सजा के कहीं हाँ, सजा के कहीं रखना है। आपको बच्चे की सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो अंदरूनी तौर पे मजबूत हो रहा है, उसका इम्यून सिस्टम। दूसरा, उसके बरक्स वो बच्चा जो टॉप फीड पे है वो बज़ाहिर गोलू गपलू है क्योंकि उसको शुगर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उन्हीं बच्चों को डायरिया ज़्यादा होता है, उन बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और वो जो माँ के साथ बॉन्ड बनता है वो कम होता है। चौथी बात है कि जो माँ के दूध से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं वो कम होती हैं। पांचवी बात यह है कि उन बच्चों में चूँकि शुगर का कंटेंट ज़्यादा आता है तो अब उन बच्चों को डायबिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप होती है उस वजह से। लेकिन उन बच्चों ने जो बिल्कुल थ्रू आउट माँ के दूध पे रहे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ऐसा नहीं होता। तो कितना फ़र्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन इस बात की भी शिकायत करती हैं कि उनकी बॉडी में बनता ही नहीं है, तो वो कहती हैं कि नहीं आता, नहीं होता, हमारी डाइट भी सही है, इस चीज़ की फ़्लो ज़्यादा नहीं होता। हाँ, एक रीज़न है कि ऐसी वो कंप्लेन करती हैं। ज़्यादातर जो बहुत लीन और थिन ख़वातीन होती हैं वो इसकी कंप्लेन करती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उनको फिर हम कुछ टेक्निक्स बताते हैं, उनके कुछ सेशंस होते हैं, बाकायदा इसके नर्सिंग सेंटर्स हैं जिसमें उनको 1 या 2 सेशंस बताए जाते हैं। उनके डाइट के अंदर उनको चीज़ें बताई जाती हैं, उनको मिल्क इनटेक के बारे में बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि 15 से 20 मिनट उन्होंने बच्चे को अपने साथ लगा के रखना है। टच के कांटेक्ट से जो हार्मोनल रिलीज़ होते हैं वो हार्मोन्स डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
फीड से पहले 1 से 2 ग्लास दूध पीना ज़रूरी है। साबूदाना है और ऐसी डाइट हम उनको बताते हैं, ज़ीरे का पानी है वो बताते हैं, इनसे फ़र्क पड़ता है, विटामिन से फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, कई दफ़ा ये देखा गया है कि फैमिली डिप्रेशन, ठीक है, हस्बैंड का कोऑपरेट ना करना, मदर इन लॉ का कोऑपरेट ना करना, फैमिली में ऐसा माहौल ना देना, औरत को थोड़े सुकून की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको एक स्पेस चाहिए होती है। अगर हम उसको वो स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो प्रिवेसी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो जगह नहीं दे रहे जहाँ वो अपने बच्चे के साथ ये वक्त, ये आसान काम नहीं है। माँ का अपने बच्चे के साथ पूरा वक्त एक चाहिए, उसको एक जगह चाहिए, एक प्रिवेसी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे तो एकदम जो हार्मोन्स होते हैं वो दूध की प्रोडक्शन को स्टॉप करते हैं। ये पूरा साइकिल है, ये एक साइंस है समझने की। दूध की प्रोडक्शन ऐसी नहीं होती, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी एलिमेंट है। अगर हमने वो माहौल भी प्रोवाइड नहीं किया तो तब भी माँ ये कंप्लेंट करेगी कि मेरा दूध नहीं बन रहा। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ डाइट नहीं होती। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। हाँ, इसके घरेलू माहौल, ताल्लुकात, इन चीज़ों से भी बहुत इसका कनेक्शन होता है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम घर पे नहीं होते, बच्चा मेरी अम्मी के पास होता है। या इवन जो सिंगल मदर्स होती हैं, इवन इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, वो कहती हैं कि बच्चा डे केयर में है तो वो यूजुअली उसको टॉप फीड पे ही रखते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? उनके लिए ये है कि वो अपना जो मिल्क है वो निकाल के रख के और वो जा सकती हैं बहुत आराम से। इसके लिए बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़ा सा इसमें पेन होता है, हाँ, एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो रख के जा सकती हैं और बहुत आराम से वो अपने मदर्स को, मदर इन लॉज को, या जो डे के सेंटर्स हैं जहाँ पे वो अपने बेबीज़ छोड़ती हैं, अब तो माशाल्लाह हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे सेंटर्स हैं और वो मसला हल हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में जो कपल्स हैं बहुत जज्बात में आके जल्दी शादियां करके जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, फिर एकदम से उनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलत पार्टनर चूज़ कर लिया एंड देन दे सेपरेट? मतलब इसका मुझे क्या जवाब देना है? मैं कह रहा हूँ, आपको कभी इस तरह की कोई आपके पेशेंट्स या कोई इस तरह की स्टोरीज आपके सामने कभी बहुत आई? हाँ? इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है जो इस दुनिया में आ चुका है। इस बच्चे का तो कतन वो कसूर नहीं है जो इस दुनिया में आ चुका है, और अब उसको पालना जो है दोनों की जिम्मेदारी है। तो अगर दोनों मिलके पालें उसको तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोनों में से एक को तो कुर्बानी देनी है, और वरना उस बच्चे के जहन पे जो है वो बहुत बुरे असरात आते हैं, ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर दोनों में से एक भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर देता है तो फिर क्या ही बात है, फिर वो बच्चा जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई खातून है जिन्होंने अपने बच्चे को इनिशियली ब्रेस्ट फीड नहीं किया, अब वो बच्चा तकरीबन 2.5-3 साल का हो चुका है और उस एज से गुजर चुका है, अब उनको अगर होश आया तो उसको कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं अगर कोई डेफिशिएंसीज रह गई हैं कुछ? उनको कॉम्पनसेट करने का तरीक़ेकार बस सिर्फ यही हो सकता है कि उसके माइलस्टोन्स के ऊपर नज़र रखें, वो कैसे ग्रो कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखें, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसके जो ब्लड टेस्ट हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाए। अगर वो बच्चा फिज़िकली बिल्कुल एक्टिव है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक ठाक है, उसका चेकअप हो जाता है उसके पीडियाट्रिशियन से। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, उसके बिल्कुल मंथली वो उसको लेके जा रही हैं, उसकी सारी वैक्सीनेशन वो करवा रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ उनको बच्चे को जानी थी माँ के दूध के ज़रिए वो तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकी, उस जगह पे तो वो खामी रह गई। तो अब उस बच्चे को कैसे वो स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं? वैक्सीनेशन के ज़रिए, ठीक है, तो वो पार्ट उनका वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है डाइट। तीसरी चीज़ ये है कि वो उसके माइलस्टोन पे वो सही वक्त पे बैठा, उसकी नेक ठहरी, वो चला फिरा, स्कूल के रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें उसकी सेट होनी चाहिए। और बाकी तो टॉप फीड के ऊपर तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा लोग हैं बनस्बत ब्रेस्ट, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। कहा ही जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल तक बच्चे को करानी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो इतने महीने के लिए होती है और उसके बाद तो वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मिनिमम 2 इयर्स तक होनी चाहिए जी। मेडिकल साइंस भी यही कहती है। बिल्कुल। और मिनिमम कितने दिन तक होनी चाहिए? 2 इयर्स तक मैक्सिमम होनी चाहिए, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक होनी चाहिए। 6 महीने तक तो होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट करें, और 1 थंब रूल है, आपने एक फूड एट अ टाइम शुरू किया
और उसके बाद आप देखें कि आपका बच्चा स्टेबल है, उसको कोई डायरिया नहीं हुआ, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई, कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई रैशेस नहीं हुए, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। देन यू ऐड ऑन एंड गो ऑन फॉर अनदर फूड। लेकिन डॉक्टर साहब पहली जो बच्चे को डाइट दी जाती है वो क्या होनी चाहिए? पहली डाइट हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि लीस्ट एलर्जेनिक हो, यानी कि जिससे के चांसेस सबसे कम हो एलर्जी के। बहुत सारे लोग हैं जो केला कुचल के बच्चों को हाँ, खिलाते केला हैं। कुचल के देते हैं, पर उससे भी ज़्यादा सेफ होता है राइस का सीरियल। राइस का जो सीरियल है, चावल का सीरियल, बिल्कुल पतला करके अगर हम देते हैं तो बिल्कुल ही टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून करके सिप्स पानी के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा उसके एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। अगर बच्चा उस स्टेज से निकल जाता है 1 हफ्ता, ठीक है, तो फिर उसके बाद गो ऑन फॉर केला निस्बतन फिर भी ठोस में आ जाता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड से। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह कहा ही जाता है कि घर का खाना खाओ, पैकेट फूड्स को इतना ट्रस्ट मत करो, एंड यू नो ईट होम कोक्ड ऑर्गेनिक, तो बच्चों की जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चों की जो चीज़ें खाने की होती हैं वो डब्बों में आती हैं। जो सीरियल्स आते हैं जिनके बेतहाशम एड्स देखते हैं, दूध के एड्स देखते हैं जो डब्बे में होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? द रीज़न बीइंग कि बच्चे को हमने सारी ही चीज़ें देनी है, ठीक है, उसको फल भी हमने देनी है, उसको सब्ज़ी भी हमने देनी है, उसको सीरियल भी, सब कुछ। लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो करना चाहिए कि हमने उसको मीठे की आदत पहले नहीं डालनी। एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। बच्चे के अंदर सारे टेस्ट बड्स हैं, कड़वापन भी है, बिटर भी है, खट्टा है, मीठा है एंड ऑल। अगर उसको मिठास की आदत आपने पहले डाल दी, मीठे की, देन ही नेवर गो फॉर फीकापन। यू गेट माई पॉइंट? हमारे यहाँ ये होता है कि वो मीठा पराठा खिला दो, केला खिला दो, मीठी खीर खिला दो, मीठी सवैयाँ खिला दो, और यू नो मीठा साबूदाना खिला दो, तो बच्चा सिर्फ इसी टेस्ट को डेवलप करता रहता है। उसके बाद जब हम उसको कीमा या सब्ज़ी या रोटी खिलाने की आदत डालते हैं तो वो शक्लें बनाता है कि व्हाट इज़ दिस, आई वांट दैट स्वीट टेस्ट। सो दिस इज़ अ वेरी यू नो ट्रिकी। कंफर्ट भी दे रहा होता है मिठास आपको। यस, तो बच्चे को हमने मीठे से पहले फीके की आदत डालनी है, ताकि वो इस टेस्ट को भी डेवलप करे और उसके जितने भी टेस्ट बड्स हैं वो हर चीज़ को लेके चलें। तो माँ बाप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब वो बैठने लग जाए तो डाइनिंग टेबल पे बच्चे को अपने साथ बिठाना शुरू करें, उसमें फल भी रखें, उसमें सब्ज़ी भी रखें, उसमें रोटी भी रखें, कीमा और सालन डेज़ बदल बदल के। और वो माँ बाप जो कि स्पेशली हम उनको बुला के जब काउंसलिंग करते हैं, वी गाइड देम कि अगर कुछ माँ बाप को वाकई होता है कि दे डोंट लाइक सब्ज़ी, ठीक है, और हमें सब्ज़ी तो खानी नहीं है, हस्बैंड्स बहुत चूज़ी होते हैं कि उनको गोश्त ही खाना होता है, लेकिन जब वो माँ बाप बन जाते हैं या बाप बन जाते हैं तो अपने बच्चे को तो एटलीस्ट उसके सामने ये सब ना करें, वरना बच्चा जो है वो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। ज़बरदस्त। खवातीन वज़ीर डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप अपने बच्चे को लेकर किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्ट्राइक। फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ यहाँ मौजूद है और आप लोग जानते हैं कि इस हफ्ते को कहा जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। खवातीन जो है उनको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जो माएँ हैं, क्योंकि वो बच्चे की जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो कि माँ के दूध में होती हैं, जो कि बच्चे को नहीं मिलती हैं अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया जाता। कभी कभी डॉक्टर साहब आपने अपने पेशेंट्स को इस तरह पुश किया है कि कराएं और पेशेंट्स बजे तो कि नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं करा सकती? मेरा तो चूँकि काम वेट से बहुत रिलेटेड है ना, मतलब लेबल लगा हुआ है यहाँ पे वेट, मतलब शादी में भी गए और खाना खुल गया तो लोग जल्दी जल्दी बिरयानी डाल रहे थे, मैं आ गई तो जल्दी से भाग गए, वो वाला लेबल लगा हुआ है ना वेट का। तो इसका वेट से बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब अगर मुझे किसी को लाना है इस ट्रैक पे, फ़ायदा तो उस औरत का ही है और साथ ही साथ उसके बच्चे का है। 4 कैंसर्स तो मेजर इससे रिलेटेड हैं। 4 कैंसर? जी, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, यू नो, ये इतने मेजर कैंसर्स हैं।
आपके। और उसके बाद हड्डियों का मसला, ऑस्टियोपोरोसिस उन औरतों को बहुत जल्दी हो जाता है जो बच्चे को अपना फीड नहीं कराती। तो ये 3 कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस 4 चीज़ें उन ख़वातीन के अंदर इतनी ज़्यादा हैं जिन्होंने अपना बच्चे को फीड नहीं कराया। अब किस तरह घेर के औरत को लाना है? जैसे ही डिलीवरी हुई मुझे डॉक्टर आयशा की अपॉइंटमेंट चाहिए और मुझे अपना वज़न कम करना है और मेरा बच्चा जो है वो अभी चंद दिन का है, फ़ौरन अपॉइंटमेंट बुक और क्लिनिक। और मेरा वज़न जो है 90 kgs हो गया और 100 kgs हो गया है। अब ट्रैक पे तो लाना है, डाइट प्लान भी बताया, सब कुछ। आप किस तरह से फीड करा रही हैं? जी मेरा तो सी सेक्शन हुआ है, मुझे इतना पेन होता है, सब कुछ है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहती हैं कि अपना वज़न बहुत अच्छे तरीके से और तेज़ी से कम करें, आप बच्चे के साथ एक बॉन्ड बनाएं और बच्चे को अपना फीड करवाएं। ऐसा ज़बरदस्त आपका वज़न कम होगा कि क्या बात है। बेहतरीन चीज़ है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो भी कैलोरीज़ होती हैं, जो सब कुछ होता है, वो सारी एनर्जी बच्चे को मुंतकिल हो जाती है। लेकिन हमें अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है? हमें बच्चे को स्ट्रेंथ देनी है। तो बच्चे को स्ट्रेंथ देने का क्या तरीका है कि एंटीबॉडीज़ माँ की हम बच्चे तक पहुंचा दें, बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और माँ की जो भी उसने खाया पिया, जो एक्स्ट्रा फैट था, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी, वो सब बच्चे तक चली गई, उसका वेट लॉस हो जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन बहुत ज़्यादा जानबूझ के वज़न बढ़ाती हैं कि भाई अब तो सब खाओ, अब तो खाना बिल्कुल खोल दो, बिल्कुल बेबी होने वाला है। बिल्कुल, क्या ये सही प्रैक्टिस है? बिल्कुल सही प्रैक्टिस है। अभी जो कल भी मैं देख रही थी कि वो जो अभी जिस कपल की बहुत ग्रैंड शादी हुई है, कल भी उनकी जो वाइफ है वो यही कह रही थी कि आई होप के आई कंसीव कि मैं जितना खाना चाहती हूँ खा लूँ, कि मैं बिल्कुल मतलब मैं डाइट कर करके तंग आ चुकी हूँ। बिकॉज प्रेगनेंसी के जो वो 9 मंथ्स है, वही तो एक टाइम है कि आप केक्स खाएं और पेस्ट्रीज खाएं और ये खाएं और वो खाएं, कि उसके बाद तो आपको पता है कि भाई वेट तो बढ़ना ही है, तो खा लो। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों के बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में, कि ये चीज़ें भी खाओ, वो चीज़ें भी खाओ। कुछ ख़वातीन जो सिर्फ जंक फूड खा रही होती हैं, बर्गर्स खा रहे हैं और ज़्यादातर स्पैगेटीज़ खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं। पता है, ये कहने की बात है कि ये खा लो सारा कुछ, आपको प्रेगनेंसी में सिर्फ 12 kgs बढ़ाने की ज़रूरत है, ओनली 12। और हमारे पास जो केसेस आते हैं 30-30 किलो, 25-25 किलो, उसके बाद वो उतारने का अज़ाब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरी बात यह है कि औरत को डायबिटीज़ हो जाती है। जब औरत को डायबिटीज़ हो जाती है तो बेबी जो है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब माँ का वज़न बहुत ज़्यादा, बच्चे का वज़न बहुत, तो बेबी को ले के बैठना, फिर उसको फीड कराना, उसके बाद हमारे जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम, फिर सी सेक्शन की तरफ औरतें चली जाती हैं, फिर स्टिचेस हो जाते हैं, उसमें पेन, बेबी को फीड कराना, फिर नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है कि बाकायदा उस पोजीशन पे लाना माँ को और बच्चे को फीड कराना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की तरफ औरतें चली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इतना खाएं जितना मुनासिब हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और पोर्शन कंट्रोल में, तो आप सारी ज़िंदगी पेस्ट्री खा सकते हैं, आप सारी ज़िंदगी केक खा सकते हैं। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना कि होका करके खाएं कि शायद ये मेरा आखिरी खाना है, आज ही खा लो, तो फिर हाँ सभी खा लो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है तंबाकू नोशी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इसमें आजकल मुलविस हैं, करते हैं तंबाकू नोशी, जो कि बिल्कुल गलत है और तंबाकू नोशी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये हम बार बार आपको शो पे बताते हैं। जो ख़वातीन करती हैं तंबाकू नोशी और वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं, तो क्या बच्चे को कोई नुकसानात हो सकते हैं? बच्चे को तो नुकसान नहीं हो सकता, माँ को बहुत हो सकता है। अच्छा, हाँ। तंबाकू नोशी का बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं? तंबाकू नोशी का जो फ़र्क पड़ता है वो प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ऊपर बहुत पड़ता है। वो क्या फ़र्क होगा? मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, ठीक है, ये उसका एक बहुत मेजर इफ़ेक्ट है। और जो माँ का जो सिस्टम है सारा, उसको एज़मा का मसला हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का हो सकता है, शी कैन गो टूवर्ड्स लाइक मिसकैरेजेस। लेकिन ये है कि एज सच तंबाकू नोशी का जो फ़र्क है इस तरीके से बच्चे के ऊपर पड़ता है कि अगर आप एक कमरे में तंबाकू नोशी कर रहे हैं, लाइक माय फादर ही वाज अ पायलट, ही इज़ रिटायर्ड नाउ PIA में, तो वो जब कॉकपिट के अंदर वो खुद स्मोक नहीं करते थे। कॉकपिट एक इतना सा होता है, लेकिन सबको पता था कि अगर कैप्टन ज़ुबैर अब
फ्लाई करने वाले हैं, तो ये जो को पायलट है और इंजीनियर है ये सिगरेट नहीं पी सकता। सिगरेट का जो धुआं है, अगर ये बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं है उस कमरे में मौजूद सारे लोगों के लिए जहर है। डू यू गेट माई पॉइंट? आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन इस कमरे में अगर कोई सिगरेट का धुआं निकल रहा है तो वो आपके लंग्स के लिए उतना ही तबाहकुन है। लेकिन सुनिए, जो किचन से जो खाने का धुआं आ रहा होता है, ये सिगरेट का धुआं तो हाँ? नहीं है। ये सिगरेट, अच्छा मतलब ये धुआं सही है आपके ये लिए? धुआं तो लाइक कुकिंग हो रही है, कुकिंग हो रही है। हाँ, तो माँ सिगरेट पी रही है, अगर उस कमरे में उसका बच्चा है तो वो उस बच्चे के लिए कितना खतरनाक है। उसके तो अभी लंग्स भी सही डेवलप नहीं हुए, यू नो, सो इट्स सो इंजूरियस फॉर द बेबी। इस सेंस में आप देखें तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो सिगरेट का जो धुआं, अगर वो बंदा सिगरेट नहीं पी रहा लेकिन उसका दोस्त पी रहा है, उसका शौहर पी रहा है, उसी कमरे में वो बेबी है, तो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। यस यस। लेकिन नौरीन, जब आपके यहाँ बेबी होने वाला था, आपने कितना वेट पुट ऑन कर लिया था? मैंने तो बहुत किया था इसमें, बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक मेरा तो आई थिंक 170 हो गया था डॉक्टर आयशा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जो नहीं मैं खाती थी वो मैं सब खाना शुरू हो गई। लाइक पराठे, वो जो पठान के होते हैं, मलाई एंड एग्स एंड फ्राइड, मैं वैसे तो नहीं खाती नॉर्मल लाइफ में, लेकिन प्रेगनेंसी में आई ईट अ लॉट एंड आई एट अ लॉट। मैं वाज लाइक दिस, और मेरा मुंह तो इतना लेकिन फिर सुनिए, वो वेट गिराना कितना मुश्किल था? वेट गिराना भी मुश्किल है, लेकिन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो तो हो जाता है। हमने भी तो वेट गिराया ना सर, कुछ लोग नहीं गिराते, शुरू में ही गिरा ले तो वो ईजी हो जाता है फॉर एंड आफ्टर डिलीवरी, मतलब 2 मंथ्स के बाद आई थिंक डॉक्टर आयशा। हाँ, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खाना शुरू कर दें, लाइक शोरबा वोरबा तो वैसे ही खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइट उसमें आ जाएंगे, फिर वो पराठे वराठे खत्म हो जाते हैं। इस पर वो जो एक आज़ादी मिली होती ना, दैट वो थोड़ा सा वो स्टॉप हो जाता है। हाँ। और जो बच्चे माँ के दूध के ऊपर होते हैं उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, डायरिया का, बार बार बीमार होने का चांस बहुत कम होता है। जो बच्चे टॉप फीड के ऊपर होते हैं, बार बार सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ज़रा सा बाहर गए गला ख़राब हो गया, पेट बार बार ख़राब हो गया, ये बहुत होता है, ये बहुत कॉमन है। बज़ाहिर वो बहुत गोलू गपलू हैं, बिकॉज़ उनमें एनर्जी पंप की जा रही है, उस फार्मूला फीड में जो है वो चीनी की ताकत भरी हुई है, प्रोटीन की, तो वो गोलू गपलू बहुत हैं, लेकिन वो खोखले हैं, अंदर से उनका इम्यून सिस्टम वीक है। लेकिन उनका फिर अगर आपको, लेकिन माँ की मजबूरी है, वो जॉब करती है, उसके पास कोई देखने वाला नहीं है, वो कमाने वाली है, हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है कि वो अकेला घर चला सके, उस बेचारी को बाहर जाना है, व्हाटएवर द रीज़न बी, तो फिर उसके लिए जो मेरा सजेशन है वो ये है कि उसने द मोमेंट उसकी वीनिंग स्टार्ट होती है, फिर उसकी डाइट पे वो दबा के करे, यू नो, फिर देसी घी ऐड कर दे, वो बटर ऐड कर दे, वो कीमा ऐड कर दे, और गोश्त ऐड कर दे, अंडा जो है ऐड कर दे, और खूब उस बच्चे पे मेहनत कर दे। एंड आई डिड द सेम। अच्छा। यस, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई वॉज अ डॉक्टर। कितना मुझे छुट्टी मिलती, मुझे 40 डेज़, मेरे 3 सी सेक्शंस, ठीक है, 40 डेज़ का मेरा हमेशा ऑफ होता था। माई मदर इन लॉ वॉज देयर, बट बेबीज, आई थिंक माँ तो माँ है, बट मदर इन लॉ कुछ भी कर हाँ, माँ जैसा तो कोई नहीं कर सकता, माँ जैसा तो नहीं है। तो मुझे 40 दिन की मेरी छुट्टी होती थी, सी सेक्शंस होते थे, और फिर मैंने फिर यही किया है तीनों बच्चों में। रोक्सा, कितना मुश्किल है, हीलिंग भी अपनी, हीलिंग बच्चे को भी देखना, फिर दफ्तर का टेंशन, हॉस्पिटल का टेंशन, और ये है कि इतनी तकलीफ। एंड आई यूज्ड टू ड्राइव, मैं ड्राइव भी करती थी। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरे पास ड्राइवर नहीं था, एंड आई यूज्ड टू गो टू आगा खान हॉस्पिटल, और मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। और उसकी बात, और माँ क्रेज़ी हो जाती है। मुझे कोई भी अस्पताल में बच्चा रो रहा होता था ना, तो मुझे एकदम झटका लगता था कि शायद मेरा बच्चा रो रहा है। फिर मैं कॉल करती थी, फिर भाग भाग के जाती थी, और जो मेड्स होती हैं घर पे, वो पैम्पर चेंज नहीं करती थी, पैम्पर रैश बहुत होता है, उसका भी कोई क्रीम सोल्यूशन नहीं होती। फिर मैं कॉर्नफ्लावर इतनी अच्छी चीज़ है, आप कॉर्नफ्लावर में लगाती थी, उससे रैश जाता था, बच्चे बीमार भी होते थे इस वजह से, लेकिन कोई हल नहीं था। अगर माँ डॉक्टर है, उसको जॉब पे जाना है, तो कैसे होगा? तो बहुत टफ टाइम होता है ये। और लेकिन यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने की है, कि फिर मैंने वीनिंग के ऊपर जान मारी है। और मुझे ये वक्त याद है, भूलता नहीं है, कि मेरे बच्चे जब क्रॉल करते थे तो मैं उनके साथ क्रॉल करके उनको खाना खिलाती थी। क्रॉल करके? यस, क्योंकि काबू ही नहीं आते बच्चे, नहीं काबू आते, वो भागना शुरू कर देते हैं। तो वो क्रॉल करते थे, मैं क्रॉल करके खिला, ठूसाती रहती थी उनके अंदर।
बिकॉज जो मदर इन लॉज होती हैं उनका ये होता है कि पुत्र तेरी जनानी ते कोई काम ही नहीं कर दी, ये ते बच्चियां नू वेख ये ते खांदे ही कुछ नहीं। मतलब उनको ये होता है कि तुम्हारी वाइफ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बच्चे कुछ खा नहीं रहे, इसको तो जॉब की फिक्र है। तो वो जुमले आपको ठा की तरह लगते हैं। तो लेकिन सुने, अगर यही जुमला अगर आपकी अम्मी कह रही होती तो आपको ठा करके नहीं अम्मी नहीं कहती। ये देखिए ये क्या बात हुई। हाँ, अगर आपकी सास कह रही है तो आपको ठा करके लग रहा है, आपकी अम्मी कहेगी। मगर अम्मी इस तरह कहती नहीं है ना, वो ये थोड़ी कहेंगी पुत्तर तेरी जनानी ते कुछ कर दी नहीं, ठीक है ना। मदर इन लॉ कहेंगी कि पुत्तर तेरी जनानी ते कुछ कर दी नहीं, ए बच्चियां नू वेख कहने कमजोर है सारे बच्चे। तो मदर इन लॉ ये कहेंगी कि मतलब शी वोंट रियलाइज कि वो जॉब भी कर रही है, बच्चों को भी देख रही है, ये और वो। तो मदर इन लॉ कह सकती है, माँ नहीं कह सकती। माँ नहीं कह सकती। तो लेकिन अच्छा, लेकिन वो एक बात मैं बताऊं, जब वो जुमले ठा करके लगते हैं ना तो फिर आप और ठा करके बच्चों को गुस्साते हैं। फिर मैंने बच्चों को खिला खिला के उनको इतना मोटा गुपलू कर लिया था। और आयशा कहनी कि देसी घी अच्छा है बच्चों के लिए। हाँ, देसी घी और सीरियल और ये राइस का सीरियल, केले, सारी चीज़ें, सब कुछ। और आई थिंक बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी आपको उसके साथ साथ रखनी चाहिए। बच्चों के साथ खेलना कूदना भी चाहिए। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस जो भी खा रहे होते हैं, मेरे ख्याल से जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो फिर वो आपको लगता भी है ना। आई थिंक कि वो भी होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज शुरू में ही होते हैं, उनको कुछ कहते हैं फलों से दूर रखें, विटामिन सी मत दें, खट्टा है, गला खराब हो जाएगा। बच्चों को आपने पूरी एक लिस्ट है, उन चीज़ों से उनको दूर रखना है, ठीक है। क्योंकि टॉप फीड के ऊपर जितने भी बच्चे जाते हैं उनको एलर्जीज़ होनी ही होनी है। और अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर एज़मा शामिल है तो दैट्स वेरी सीरियस, ठीक है। उसमें फिर आपने मूंगफली, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, उसमें मछली, उसमें बड़े का गोश्त, सी की चीज़ें याद रख लें, सिट्रस, चॉकलेट्स, ठीक है, उसमें ये बड़े का गोश्त हो गया। कैफ़ीन जिन चीज़ों में होगी उसमें कोल्ड ड्रिंक्स शामिल है। और बच्चे का मसला ये है कि वो माँ और कोल्ड ड्रिंक दो ही चीज़ें पहचानता है। कोल्ड ड्रिंक को तो वो बच्चा नहीं मिस करेगा, किसी भी जगह चले जाओ उसको वो ड्रिंक नज़र आता है, वो बच्चा क्रेजी हो जाता है और उससे फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं। तो आपने उस सिचुएशन को टैकल करना है। चॉकलेट्स भी नहीं दें। चॉकलेट से बहुत इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आपने बहुत तरीके से चलना है जब तक कि वो बच्चा 1 साल का नहीं हो जाए। 1 साल तक आपने उस बच्चे को उसके ऊपर बहुत जान मारनी है। 1 साल तक जाके उसकी बोन्स, उसकी स्ट्रेंथ और इस हद तक उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है कि वो बहुत वो हो जाता है। फिर वहाँ से ही कैन टेक इट। हाँ, अगर कोल्ड ड्रिंक्स वाकई देनी है बच्चे को तो फिर उसमें आप पानी मिला के दें। अच्छा, ताकि वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाए। हाँ, ताकि वो थोड़ी डाइल्यूट हो। डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हम चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ। शेफ नौरीन, क्या प्लान है आज आपका? आज हम बना रहे हैं लाइक मटका छोले चावल। थोड़ा डिफरेंट सा है, तो हम वही बनाएंगे आज हम, और ये पसंद भी आएगा। ब्रेक पे जाना है जी। चले हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। थैंक यू एस्फर, वेलकम टू माय किचन। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो छोले मटका राइस है, जो कि बहुत डिफरेंट सा बनता है, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि डे बिफोर येस्टरडे आई वेंट टू माय फ्रेंड्स प्लेस, लाइक अपनी दोस्त के घर गई थी, तो वहाँ उन्होंने पूरे मटके रखे हुए थे और उसके अंदर मैंने कहा पता नहीं क्या है, वो फॉइल में रैप थे। तो उन्होंने जब मैंने फॉइल खोला तो उससे भाप निकल रही थी, लाइक वो थोड़ा सा उन्होंने अवन में भी बेक किया था। जो मैं बनाऊंगी वो थोड़ी देर आप लोग अवन में, लाइक प्री हीटेड अवन में आप लोग रख सकते हैं, 3 से मतलब 2 to 3 मिनट्स आप उसको प्री हीटेड अवन में फॉइल में रैप करके रख दीजिएगा। अभी जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो मैंने इसी तरह से, देखिए मैंने प्रेजेंटेशन भी की हुई है। इसे मैंने पहले से चावल बॉईल करके इसमें ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये मैंने वहाँ खाया था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चाहिए, मैंने ½ kg छोले लिए, जो कि मैंने इसको 3 से 4 घंटे सोक कर दिए थे पानी में। फिर मैंने इसको उबाल के
रख दिया था। ये इस तरह से छोले, ये आधा किलो छोले हैं हमारे पास। इसे मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ टोमेटो का पेस्ट 2 टेबलस्पून और थोड़ी सा जो हरा धनिया का पेस्ट होता है या हरी चटनी होती है, उसे मैं थोड़ा सा इसको जब ये उबल गए थे तो मैंने मसाला थोड़ा मिक्स कर दिया था। तो ये ½ kg हमारे छोले हैं, आधा किलो हमारे चावल हैं जो कि बॉइल्ड है। अच्छा, इसमें हमें चाहिए टोमेटो। हमने 3 से 4 टोमेटो को ब्लेंड कर लिया था ब्लांच करके, और एक प्याज मैंने बड़ी ली थी, उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया था। ठीक है, इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और इसमें ये गरम मसाला पाउडर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, करी लीव्स, और 1 कप इसमें दही ऐड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डाला ऑयल, इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। ठीक है, इसमें ऑयल जाएगा। छोले गलाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तो ये कि आप 4 से 5 पूरी रात इनको भिगो दें। ठीक है, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ाएंगे तो वो फूल भी जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे, गल भी जाएंगे, और अगर नहीं गलते तो आधी चम्मच सोडा डाल दें मीठा, तो उससे वो बिल्कुल गल जाएंगे। कुछ लोग कुकर में गलाते हैं, लेकिन मैं कुकर में नहीं गलाती, मैं वैसे गला लेती हूँ, वैसे ही गल जाता है। अगर ज़्यादा देर भीगेंगे तो जल्दी गल जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये इसमें जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे इस तरीके से। अच्छा, साथ साथ ये मैं हटा देती हूँ, स्लिप हो रहा है। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे, ये करी लीव्स हैं, कड़ी पत्ते। ठीक है, ये इसमें जाएंगे 10 से 15। ठीक है, ये इसमें जाएगा, और साथ साथ इसमें मैं ऐड करूँगी ये हरी मिर्चें। ठीक है, 3 से 4 चॉप हुई भी, तो इसके अंदर ये जाएंगी। इसको हम, अच्छा, हरी मिर्चों को कुछ लोग हमेशा साबुत डालते थे, साबुत बिल्कुल मत डाला करें, वो फटती हैं तो फिर दैट इज़ रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ, वो आँख में भी जा सकता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो आप लोग या तो चॉप करके डाल दें या बिल्कुल स्लिट करके डाल दें, बीच में से चीरा लगा दीजिए। चलें जी, ये हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा ये लाइक कलर चेंज करेगा, फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे हम छोले चावल बनाते हैं ना, बस ये थोड़ा मटका छोला राइस है, इसमें थोड़ा डिफरेंट सा टेस्ट आता है, क्योंकि मटके की एक अलग खुशबू होती है, छोटी छोटी मटकियाँ। अच्छा, मटकियों को जब भी आप घर लेकर आएँ, उनको सबसे पहले पानी में भिगो दें। 2 से 3 घंटे आप इनको पानी भर के भिगो दें, ताकि अंदर जो उनकी जो स्मेल होती है ना, मट्टी की एक होता है, वो चीज़ निकल जाएगी। उसके बाद आपने उसको टिश्यू पेपर से या उसको थोड़ा सा उल्टा करके रख दें, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए उसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी, हमारा लहसुन अदरक इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम कड़ी पत्तों के साथ। कितना अच्छा अरोमा आ रहा है, आप लोगों को भी खुशबू आ रही होगी। अच्छा जी, ये मैंने जो टोमेटो और प्याज का पेस्ट किया था, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, अब हम इसके साथ साथ डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्चें, इसमें जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी का पाउडर इसके अंदर जाएगा, ये सब 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा, और ये हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर एंड में। अच्छा, ये जाएगा ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ज़ीरा पाउडर, या फिर अगर आप लोगों का साबुत ज़ीरा हो, उसको आप लोग थोड़ा सा रोस्ट कर लें तवे के ऊपर, और फिर उसको हल्का सा यूं करके वो भी डाल सकते हैं आप लोग। चलिए जी, ये इसके अंदर जाएगा, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह। इसको हमने भूनना है, पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोले हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं। अगर एक कन्नी भी होगा तो वो भी इसमें गल जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप लोग सिमरिंग पे भी रखना चाहें तो। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये दही, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। ठीक है, ये इसमें दही ऐड हो जाएगा, और ये नमक एज पर योर टेस्ट। ठीक है, इससे मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के, और साथ साथ ये पुदीने के पत्ते इसमें जाएंगे। इसका ये मसाला ये हो गया, और ये जाएगा इसमें नींबू का रस अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून। अगर नींबू नहीं भी है तो आप इसमें इमली का थोड़ा सा पेस्ट डाल सकते हैं। इमली का जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो भी आप इसमें 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें टोमेटोज भी हैं, सब कुछ है, तो वो खट्टा दही भी है,
तो थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा आप इमली डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस। जी, उनका तो नाश्ता होता है मुर्ग छोलों का। एग्जैक्टली उनके तो पाए फज्जा के पाए होते हैं। राइट, सही नाम लिया ना मैंने क्योंकि एक दफ़ा मैं लाहौर गई थी, बहुत अरसे पहले की बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने इनका नाश्ता जब आया ना, मैं हैरान, मैंने कहा नाश्ता इतना हैवी तो खाना क्या होगा। तो उनके पाए और निहारी भी बहुत लोग खाते हैं नाश्ते में, और मुर्ग छोले तो वहाँ की स्पेशलिटी है। नहीं वो ठीक है, सब सारे जो हमारे जितने भी शहर हैं सबके अपने अपने टेस्ट हैं खानों के। जी हाँ एग्जैक्टली, वो बिल्कुल आप जब ये शेफ नौरीन के जो उनकी तरकीब है। अच्छा ये हमारे हमने दही डाला, अब इसके अंदर हम ये छोले ऐड कर देंगे। ये आधा हाफ केजी है, ठीक है। ये हमने छोले ऐड कर दिए इसके अंदर। ये हमने छोले ऐड कर दिए। अब हम इसको थोड़ी देर क्या करेंगे, सिमरिंग पे रखेंगे। ये हरा धनिया थोड़ा मैं इस पर छिड़क दूंगी, बाकी हम ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। हम यहाँ से क्लियर अप कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा इसमें चाहे तो आप लोग उबले हुए आलू जो छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आप लोग आलू भी डाल सकते हैं। चावल के साथ भी खाएं या पूरी के साथ खाएं या पराठा के साथ खाएं, वो आप लोगों की मर्जी, लेकिन ये थोड़ा सा चावल के साथ अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने एक और काम करना है इसमें, मैं भूल गई थी, इसमें कोयले का थोड़ा सा वो भी कर दीजिएगा, धुआं दे दीजिएगा, तो इससे और डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा मैं इसको रखूंगी थोड़ा सिमरिंग पे। इतने मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैंने ली एक छोटी सी मटकी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने चावल डालने इस तरीके से, ठीक है। ये हमने चावल डाले इस तरीके से। ये मैं पहले उनमें मैं डाल चुकी हूँ चावल। चलिए इतने मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताई थी मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इतने ये हमारे सिमरिंग पे हैं छोले, ये मैंने चावल ऐड किए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, अच्छा ये देखें ये चटनी जो मैंने हरी वाली चटनी मैंने, अच्छा हरी चटनी मैं आपको बता दूं मैंने कैसे बनाई थी। मैंने इसमें एक बंच हरा धनिया का लिया, 4 से 5 बच्चे पुदीने के लिए पत्ते, ठीक है। एक प्याज मैंने कच्ची इसमें डाली, एक टमाटर मैंने काट के डाला, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन के जवे मतलब 2 लहसुन के जवे डाले, नमक था और इसमें लीमू, ठीक है, और सिरका 2 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून लीमू मैंने ऐड करके इसको ब्लेंड कर लिया था। तो ये चटनी इस तरह बनती है। अच्छा मैंने ये चावल ऐड किए, अब मैं इसके अंदर ये चटनी डालूंगी, ठीक है। सब में मैं डाल देती हूँ चटनी। चावल मैंने सब में ऐड किए हुए, इस तरीके से चटनी जाएगी इसके अंदर लाइक दिस, ठीक है। ये चटनी चलेगी, हम इसमें भी डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने ये बड़े उसमें मिट्टी के बर्तन में डाल दिया था, ये चटनी इसके अंदर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए जी हम अपने छोलों को देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचे। अच्छा ये थोड़े से शोरबे वाले नहीं होंगे, भुने भुने होंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारे छोले। थोड़ा सा इसको और हम भुनेंगे अच्छी तरीके से। ये हमने, अच्छा इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये गरम मसाला पाउडर है हमारे पास, इसमें ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जाएंगे इसके अंदर। इसमें हरी मिर्चों का, लहसुन अदरक का, हर चीज़ का इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, बिल्कुल मसाले वाले और बहुत मज़ेदार ये छोले हैं। तो आप या पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। नान, पराठा, शीरमाल, मुझे शीरमाल बहुत पसंद है, और वो जो छोटे छोटे कुलचे होते हैं।
अच्छा, ये आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, जो पापड़म्स होते हैं, पापड़ जो होते हैं बड़े वाले, जो भी हम चावल के पापड़, उनको भी आप फ्राई करें, ठीक है। डीप फ्राई करके आपने क्या करना है, उसमें थोड़े से आपने जो हम बनाते हैं, जो सलाद बनाते हैं, कचुम्बर सलाद जो होती है, वो आपने डाला, आपने छोले ऐड किए, ऊपर से थोड़ा सा दही और थोड़ी सी इमली की चटनी ऐड करके आप वो खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये सेम छोले बहुत मज़े का लगेगा पॉपडम्स के साथ। अच्छा, मैं एक दफ़ा बांग्लादेश गई थी, आई थिंक 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वहाँ मैं एक रेस्टोरेंट में गई, तो वहाँ पे पापड़ जो होते हैं उनकी तो ये होता ही, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री पहले यही सर्व करते हैं एपेटाइजर्स में, इनका फ्री का होता है ये एपेटाइजर। वहाँ पे आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वो लोग क्या करते हैं, पापड़ इन्होंने सर्व किया, उसके ऊपर चावल रखे, उसके ऊपर ये छोले रखे, इन्होंने बिल्कुल भुने हुए बनाए हुए थे, और ऊपर से इमली, दही की चटनी और पापड़ी, और वो जो इनका वो एक और होता है ना, ये जो हम वो खाते हैं चेवड़ा टाइप जो चीज़ें होती है निमको की, वो दाल सेव जो होते हैं, वो उन्होंने ऊपर से डाला, इतना लजीज था मैं आपको बता नहीं सकती। डिफरेंट की चीज़ें एक जैसी, तो वेरिएशंस करनी होती है ना डिफरेंट, हम कुछ भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारे छोले भी हो गए रेडी, हम इसका फ्लेम करते हैं ऑफ और हम आ जाते हैं अब अपनी सर्विंग की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने चावल इसमें ऐड किए थे, उसके ऊपर चटनी ऐड की थी, अब हम ये डालेंगे इसके ऊपर छोले, ठीक है। ये हमने इसमें छोले ऐड किए इस तरीके से, ये हमने यहाँ रखे, इसके ऊपर हम छोले ऐड करेंगे। और आप लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर थोड़े हम बड़े लें तो हमने एक लेयर चावल की लगाई, चटनी के लगाई, छोले रखे, उसके ऊपर अगेन हमने चावल रखे, फिर छोटा सा आपने वो कोयले का वो इसमें रख के इसको फॉइल चढ़ा के, हल्का फॉइल लगे, फॉइल चढ़ा दीजिएगा तो उसमें बिल्कुल कोयले का भाप आ जाएगी, ठीक है। ये हुआ, हम इसमें रखते हैं, डालते हैं छोले। मतलब देखिए, ये इसमें सर्विंग करने का मेरा सिर्फ मकसद ये कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है, आई कैचिंग लगता है। हालांकि ये नॉर्मल सा खाना है, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से सर्व करेंगे तो बहुत ज़रा डिफरेंट सा लगेगा। चलिए जी, हम इसमें भी ऐड कर देते हैं छोले, इस तरीके से हमने इसमें भी ऐड कर दिए। हम थोड़ा साइड में डाल देंगे इधर, ताकि बीच में हमारी चटनी और वो जो राइस है वो हमें ज़रा खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ये है। इसके बाद मैं आपको रेसिपी रिपीट कर दूंगी कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया था। चले जी, ये हमारा एक और प्रेजेंटेशन हो गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें, ये हमने रिंग्स काट के रखे थे प्याज के लच्छे, ठीक है, हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इसमें भी 1-2 लच्छे चले जाएंगे इस तरीके से, ये आ गए, ठीक है। ये हमने इधर भी रखा, ये हमने इधर रखा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये लीमू है, इसके वेजेस काट लिए थे, ये इधर चला जाएगा। हरी मिर्च जाएगी इस तरीके से, इसमें हरी मिर्च जाएगी, 1 लीमू का वेज आ जाएगा, इधर भी वेज आ जाएगा, और हमने ये हरी मिर्च इस पे भी रखी, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ से ये हटा लेते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ। इससे मैंने 1/2 kg छोले लिए थे, ठीक है, उनको मैंने सोक कर दिया था होल नाइट, ताकि वो अच्छे फूल जाते हैं और जल्दी गल जाते हैं। 1/2 kg मैंने इसमें राइस लिया था। राइस को मैंने, जैसे हम नॉर्मल राइस बनाते हैं, हमने उसको उबाल के रख दिए थे अलग करके। छोलों में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वोक लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला 1 कप, उससे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली, और आपका से मैंने फिर उसको भुना, कड़ी पत्ते 10 से 15 ऐड किए, फिर मैंने उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई किया। उसके बाद मैंने जो टोमेटोज़ और प्याज का जो मैंने ब्लेंड करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड किया। 1 कप दही ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये मैंने सारा इसमें ऐड किया। उसको थोड़ा भून के फिर मैंने इसमें 1 कप दही डाल दिया। दही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह भूना, फिर मैंने उसमें छोले ऐड किए। छोलों के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते 4 से 5 वो मैंने इसको चॉप करके ऐड किए, और फिर ये इस तरह से ये तैयार हो गए हमारे छोले। चावल का कुछ हमने सर्विंग करी, मटका लिया, सबसे पहले हमने एक चावल की लेयर लगाई, उसमें हमने चटनी लगाई, जो हरी चटनी मैंने बना के रखी थी, मैं भी इसकी आपको बताती हूँ रेसिपी। उसके बाद हमने ऊपर से छोले डाले, थोड़े से रिंग अनियंस डाल दिए, एक वेजेस हमने आपका लेमन का डाला, हरी मिर्ची इसके ऊपर की थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। अच्छा, चटनी के लिए मैंने लिया 1 बंच हरा धनिया था मेरे पास, उसमें 4 से 5
पुदीने के पत्ते थे, सिरका 2 टेबलस्पून, नींबू का रस 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने लहसुन के 2 जवे, ठीक है, 1 प्याज वो डाली मैंने कच्ची, ठीक है, 1 टमाटर मैंने इसमें ऐड किया, मैंने फिर इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करके हमारी ये चटनी रेडी हो गई, ठीक है। अब बाकी हमने इसमें कोयले का भगार, मेरे पास कोयला नहीं तो कोयले का आप लोग इसमें धुआं दे सकते हैं। इसमें आराम से उसको फॉइल रैप कर दीजिएगा, कोयले जला के एक एक टुकड़ा रख के उसमें ऊपर से फॉइल रैप किया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के, ताकि वो अंदर तक उसका कोयले की जो एक खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो एक स्मेल सी होती है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो ये आपके मटका छोले चावल रेडी हैं। इसको आप लोग पराठा और साथ में आप लोग शीर माल भी ऐड कर दें, कुछ भी करते हैं। चले, हमारी रेसिपी भी हो गई कंप्लीट और हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम देखते हैं असरा के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, शेफ नौरीन मजा आ गया। शेफ नौरीन के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत ही लजीज, थैंक यू। इतने मजे के छोले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। आज खा लिया आपने? आज खा लिए, बहुत ही जबरदस्त। और अभी आप जाने से पहले जब कह रही थी ना कि थोड़ा सा अगर कोयला होता हाँ, तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि कोयला मैंने कहा था थोड़ा सा जला के इसमें डाल दें, फिर थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के फॉइल रैप कर दें। हाँ। उससे क्या होगा, पूरी जो और वो महक रह जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरी बात सुने, मुझे लगता है ये तो आप बार बार यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत दफा यूज कर सकते हैं ना, वन टाइम के लिए थोड़ी है तो हर बहुत सारी। जो छोलों की एक अच्छी बात, चने छोले की बात अच्छी भी होती है। सिर्फ कोई डिफरेंस होता है चने छोले में? चने नहीं, चने सफेद चने या काले चने। अच्छा, वो उसको छोले भी, हाँ छोले ही बोलते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है डाइट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट है ना, और काले ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन नौरीन मुझे एक बात बताए, बहुत सारी खवातीनें जब वो ये बना रही होती हैं तो उनसे थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। हाँ, एक कन्नी रह जाती है उनसे, है ना, एक कुछ रह जाता है। असफर देखिए, कभी भी छोले कच्चे नहीं रहेंगे अगर आप ओवरनाइट इसको सोक करेंगे ना पानी में, कभी भी कच्चे नहीं रहेंगे। सुबह आप जब इसको उबालेंगे तो नो नीड टू ऐड सोडा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो उसी में फूल जाएंगे और फौरन गल जाएंगे विदिन एन आवर। आप सोडा ऐड करती हैं वैसे? कभी करती हूँ जब जैसे कहीं जल्दी होती है तो सोडा हमने ½ टीस्पून ऐड कर दिया, मीठा सोडा, लेकिन वैसे मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। हाँ, क्योंकि वो वैसे अगर आप देर तक भिगो देंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी असफर। लेकिन जरूर ट्राई करें, इतने चटपटे इतने मजेदार हैं कि आपको मीट की क्रेविंग नहीं होगी और बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। हमारे साथ खवातीन और साथ एक बहुत ही जबरदस्त शानदार पाकिस्तानी मौजूद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करती हैं। हमारे साथ हैं मुबर्रा। मुबर्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? कोई उदास लग रही है? हाँ, नहीं उदास तो नहीं है। अच्छा, मुबर्रा, आप रेज़न आर्ट करती हैं और कब से कर रही हैं? मैं 1 मंथ 2 मंथ से कर रही हूँ। 2 मंथ से कर रही हैं? 2 महीने खाली? जी। और कैसे ये सफर शुरू हुआ आपका? मुझे जब मैंने नेट पे देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे आर्ट्स का शौक है, तो इसलिए फिर मैंने रेज़न आर्ट पहले सीखा, उसके बाद अपने माइंड से फिर इसको बनाना शुरू किया। वाह, ये क्या चीज़ है वैसे? ये वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग है, जबरदस्त। और आपने इसी तरह वॉल क्लॉक्स भी बनाई हुई हैं? जी, क्लॉक बनाई है, बुक मार्क बनाया है, डायरी मोल्ड बनाया है, और ये ट्रे है, ड्राई फ्रूट ट्रे। अच्छा, ड्राई फ्रूट ट्रे, मुझे लग रहा था वो कढ़ाई के ऊपर जो ढक्कन है वो लग रहा है। देखिए नौरीन, वही नहीं लग रहा? ब्यूटीफुल, जबरदस्त, वाकई ड्राई फ्रूट की ट्रे है। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सुनिए, कितनी देर लगती है इसको बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, लेकिन इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है, 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। तो सुनिए, ये अभी आपने इसको कमर्शलाइज कर दिया है, आप इसको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रही हैं? इंस्टाग्राम के थ्रू कर रही हूँ। और क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? इनकी अलग अलग प्राइस है, आपको इनके साइज़ के बिना पे इनकी प्राइस बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे इस घड़ी की क्या प्राइस है? इसकी 9000। 9000? अच्छा, और ये जो ट्रे है बड़ी खूबसूरत ट्रे है, ये भी ट्रे ही है ना? जी। क्या इसमें क्या क्या शामिल हुआ है, देखिए प्लीज। इसमें फ्लावर्स हैं, ड्राई फ्लावर्स हैं, आप रोजेस इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे भी आप ड्राई फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल हुआ है। ब्लैक फ्लावर्स नहीं, ब्लैक कलर इस्तेमाल हुआ है, काला और रंग फ्लावर्स मैंने अलग अलग कलर के इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि काले गुलाब इस्तेमाल किए। मैंने कहा वाह भाई, बड़े काले गुलाब मिल गए आपको। बट ये बहुत ही खूबसूरत है, वेरी नाइस। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी बुकमार्क
बुक मार्क बनाने लगी हूँ। अच्छा, बुक मार्क बनाने लगी है जी। अच्छा, और ये कितनी देर में बन जाएगा? ये बन तो 10 मिनट में जाएगा, लेकिन इसको ड्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि वेदर के हिसाब से इसको ड्राई होने में टाइम लगता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये 48 घंटे भी ले सकता है, 24 घंटे भी, वरना ये 6 आवर या 12 आवर में सही बन जाता है। अच्छा मुबारक, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, अगर वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी की कोई चीज़ बनवाना चाहे रेजन आर्ट में, जी, आप वो बना सकते हैं। लोगों को वैसे किस चीज़ के ऑर्डर्स आते हैं? लोगों को ज़्यादातर वेडिंग्स की ट्रेस वगैरह के आते हैं, या इंगेजमेंट की ट्रे वगैरह के आते हैं, या हज मुबारक वगैरह के ट्रे वगैरह, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को करते हैं। या आपको ड्राई फ्लावर्स की ट्रे चाहिए, या वैसे घर में डेकोरेशन के लिए वॉल हैंगिंग चाहिए, क्लॉक चाहिए, इस पे ज़्यादातर लोग। और अगर कोई मखसूस चीज़ चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। यानी अगर किसी के पास कोई पुरानी रेजन आर्ट की कोई चीज़ बनी हुई रखी हुई हो, और वो अगर मैं आपको दूंगा इस तरह की ही बना दें, वो टूट गई हो तो आप वो बना देंगे? जी। अच्छा, आजकल आपको पता है मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, तो मैं नौरीन में इस्तांबुल गया हुआ था, तो वहाँ पर ना मेरा इत्तेफाक हुआ म्यूज़ियम में जाने का। वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक आर्ट एग्जीबिशन वहाँ लगा हुआ था जो कि नए आर्टिस्टों का था। उसमें रेजन आर्ट का एक काम एक लड़की ने किया हुआ था, और उसने जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं जैसे मोनालिसा है या द स्क्रीम है, इस तरह की जो पेंटिंग्स है, उसको रेजन आर्ट में उस लड़की ने बनाया हुआ था, और इतना वो ज़बरदस्त लग रहा था, थोड़ी सी एम्बॉस हुई हुई, और वो एक बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव ही अलग हो जाता है उस चीज़ को देखने का। आप इस तरह का बना सकते हैं कोई पेंटिंग लेके उसको दोबारा मैं पेंटिंग्स करती हूँ, पेंटिंग्स भी करती हूँ, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी की हुई है। आपने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी की हुई है और आप पेंटिंग्स भी करती हैं। भाई मुबारक के लिए तालियां होनी चाहिए। इस तरह की मल्टी फैसेटेड लोग हमें बहुत पसंद है। प्लीज़ आप वो बनाइए, और हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि ऑडियंस किस तरह ये बना सकती है। नौरीन, कभी आपने कोशिश की है कि आप कोई एक फॉर्म ऑफ आर्ट तो आपको पता ही है किचन का, हाँ, कभी आपने कोशिश की कि कुछ और भी करूं मैं? असफर कुछ और भी करती हूँ मैं। हाँ जी, मैं कर लगा आई एम अ फैशन डिजाइनर टू। व्हाट? मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, मैंने पूरे कोर्सेज किए। चिराग तले अंधेरा, ये तो हमें पता ही नहीं था। सही बताया। चीजें नहीं बतानी चाहिए ना। हाँ, कि क्या डिजाइन कर रही है? मैं कपड़े सब डिजाइन करती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े सारे जाते हैं बाहर। लाइक माय सिस्टर इज इन जिनीवा, तो उनकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, एम्बेसडर्स की वाइफ्स हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन के भेजती हूँ, तो वो एज अ डिजाइनर, तो वो मुझे सब विद ज्वेलरी, ये सारी हल्का फुल्का, नॉट दैट मच उस पे, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी करती हूँ। मैंने कोर्सेज किए हुए। आपकी बहन जिनीवा में? हाँ, मेरी बहन जिनीवा में है। जिनीवा का वीजा तो लगवाते हैं। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, हम लोग वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं मुबारक, जो कि रेजन आर्ट का काम करती हैं, और मुबारक की जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर आ रहे हैं। आप प्लीज़ ऑर्डर कीजिए इनसे सामान के पेजेस को विज़िट कीजिए। और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी ख़वातीन अपने छोटे छोटे बिजनेसेस रन कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, हम एट द मॉर्निंग स्टार उनको फुली सपोर्ट करते हैं, उनका काम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका बिजनेस भी बढ़े, उनको और ज़्यादा पजीराई मिले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और जो भी काम कर रही हैं उसको एक दूसरे एक एडवांस लेवल पे लेके जाएं। नौरीन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे आके देख सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं आज जब शो शुरू हुआ तो पहली चीज जो आपने कही थी ना, वो बिल्कुल सही थी। क्या थी? बताएं, क्या कहा था आपने? मैंने पहली चीज क्या कहा था? आपने कहा था मैं एक चिड़िया हूँ। हाँ, मैं चिड़िया। चिड़िया को तो कोई नहीं रोक सकता, वो कहीं भी। देखें, आपकी वाइफ है, वो भी एक चिड़िया, हम भी चिड़िया, क्योंकि हम चिड़िया होती है अपने घर की, हम उड़ जाती है, ससुरालों में जाती है। मैंने उस सेंस में बोला था। बस आपकी कुछ जज्बात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, बस कर दे भाई। जी मुबारक, प्रोसेस भी बताती जाए ना, अगर कोई बनाना चाहे घर में कैसे बनाए? ये रेज़न के 2 बॉटल्स होती हैं, एक में मक्सी होती है और एक में हार्डनर। तो इसको 2 in 1 की रेशो में इस्तेमाल करते हैं। हार्डनर को उससे कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने 10 ग्राम अगर एपॉक्सी लिए तो 5 ग्राम हमने हार्डनर लिया है, क्योंकि हार्डनर ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए या कलर चाहिए वो आप उसमें मिक्स करके उसको
5 मिनट तक मिक्सिंग करें, उसके बाद अपने मोड में उसको इस्तेमाल करें और अपने दिमाग से जो भी आपको आइडिया आ रहा है वो आप उसमें तो सुनिए, इसके ऊपर आप वो अफशा भी डालती हैं या वो उसके अंदर ऑलरेडी होती है, जो शाइन सी आ रही है? नहीं, शाइन के लिए आपको कलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप चाहे वो शाइनिंग वाले कलर ले लें या आप सिंपल में कलर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमें मार्बल में सिंपल चाहिए होते कलर, तो उसमें शाइनिंग नहीं आ रही होती है। वैसे आम अगर हम कलर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शाइनिंग चाहिए होती है, तो वो दोनों कलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन कलर इतना खूबसूरत, दिस इज माय फेवरेट कलर, लाइक इट्स अ पेटल पिंक। पेटल पिंक। सबके अपने अपने काम है, आई स्वेयर। आई थिंक ये जो आर्ट एक ऐसा फॉर्म है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। Exactly. आप इससे पहले क्या कर रही थी? मैं इससे पहले मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिप्लोमा कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, बीच में कुछ इश्यूज हो गए। अब लेकिन मैंने रेजन आर्ट इस्तेमाल शुरू किया और अब मैं क्ले आर्ट की ज्वेलरी और कैंडल मेकिंग का शुरू कर रही हूँ। अच्छा, कर रही हैं आपका? जी, इस मंथ मैंने शुरू किया। कैसा रिस्पांस है ऑडियंस का? रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है मुझे अभी। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मेरे सामान की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिस तरह मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, तो लोगों का रिस्पांस इस तरह आएगा। अच्छा, ज़बरदस्त। और सुनिए, कभी ये भी होता है कि कोई आपको अगर कॉल करता है, वो आपको कहे कि मुबारक मुझे आप कोई भी वॉल हैंगिंग बना दे, लेकिन मेरा बजट जो है वो सिर्फ 500 है या 2000 है या 4000 है, आप इस तरह भी काम कर रही होती हैं? जी, 4000 तक तो बन जाती है, उससे नीचे कम में बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल में साइज़ आता है, वो बन सकता है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ भी है ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए। आपको पता है आज TV1 जो है हमेशा से आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाने की तगोदों में लगा रहता है। आज शाम को आप एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है कौसर कहाँ गई, और इसके अंदर उमैर राना है और उज़मा हसन है, राइटर हैं शाह यासिर और डायरेक्टर हैं मोहसिन तलत। ये एक सच्ची कहानी है एक नफ्सियाती मरीज़ ज़ेबा बेगम की और उनकी मेट कौसर के गिर्द घूमती हुई एक दास्तान है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज शाम को आप ये ड्रामा देखेंगे। एक टेली फिल्म है जिसको मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया और दो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं इसमें, उमैर राना है और उज़मा हसन है। और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देते रहें, क्योंकि TV1 की जो टेली फिल्म है, जो इंडिपेंडेंट प्लेज़ हैं, वो अपनी नौइयत के बहुत ही मुनफरिद प्लेज़ होते हैं, सबक आमोज़ प्लेज़ होते हैं और एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोसाइटी का है जो कि हम आपको दिखाते हैं ताकि आप उसको देखें, एक नया इमोशन आपके अंदर उजागर हो, एक सोच का जो ज़ुमरा होता है वो थोड़ा सा वसी होता है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तौर पे ज़िंदगी को देखने का मौका मिलता है। जी, कहाँ तक पहुँचा आपका बुक मार्क? कंप्लीट हो चुका है? ये तो बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया। अब इसको ड्राई होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। टाइम लगता है, 12-13 घंटे लगेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा आपको और कौन कौन सी चीज़ें डिज़ाइन कर रही हैं? वॉल हैंगिंग, क्लॉक्स, बुक मार्क्स और ट्रेस वगैरह। और उसके बाद वॉल हैंगिंग के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या बनवाना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे ना एशट्रेज होती हैं या वाज होते हैं, रेल होती है जिसमें कुरान पाक रखते हैं, वो रेल्स होती हैं, उनके लिए बुक मार्क्स वगैरह, हर तरह की अलग अलग वैरायटी होती है कि आपने क्या चीज़ लेनी है। जिस तरह वेजेस होते हैं जिसे फूल वगैरह जी, उस पर डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं कि आपने फ्लावर्स में बनवाना है या कलर में बनवाना है या मार्बल टेक्सचर में बनवाना है। ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है नौरीन बहुत महसूस हो रही है आपके काम देख के। It's really, you know, मेरे ख्याल से कल किचन सेगमेंट में आप यही बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये सोच भी रही हूँ कि एक दिन बनाएंगे कुकिंग सेगमेंट में। मेरे ख्याल से इसकी ट्रे कितनी अच्छी लगी। Yeah, exactly, for serving, beautiful। आपको पता है एक खातून आई थी, वो भी रेजन आर्ट करती थी, वो मुझे कोस्टर्स का एक सेट देकर गई थी। वो जब भी कोस्टर्स कोई भी देखता है वो हमेशा मुझसे पूछता है कहाँ से लिया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये पाकिस्तान में बनी हुई हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन ने बनाई हुई पाकिस्तानी प्रोडक्ट है
और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। ख़वातीन और हज़रात, मुबारक का जो सोशल मीडिया का लिंक है, जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप प्लीज़ जाके इनके पेजेस विज़िट कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आप बनवाना चाहते हैं, कोई आइडिया आपके दिमाग में, तो वो भी आप मुबारक से डिस्कस कर सकते हैं और आप तक वो ज़बरदस्त चीज़ बना के पहुँचा दी जाएगी। मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ नौरीन, पता नहीं आप क्या कर रही हैं, लेकिन जो भी प्लीज़ खेलें, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक ऐसा शो लेके जो कि पूरी कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने की। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।